नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी को 10 सालों की सत्ता का इतना गुमान है कि उसने मान लिया है कि अब उसके पास तीसरी बार भी सत्ता आने ही वाली है। लेकिन देश की सियासी तस्वीर बता रही है कि इस बार विपक्ष जो है वो बीजेपी का रथ रोकने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। आप जानते हैं कि कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा का ऐलान कर दिया है और इससे पहले कि बीजेपी राम मंदिर के उद्घाटन को भुनाने की कोशिश करे, राहुल गांधी की यात्रा पूरा माहौल बदल कर रख देगी। याद दिला दूं कि राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को है और न्याय यात्रा की शुरुआत 14 तारीख से है। 14 जनवरी से होने वाली है इसकी शुरुआत। इधर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग की तैयारी भी चल रही है और जनवरी के पहले सप्ताह तक इसमें महत्वपूर्ण फैसले ले लिए जाएंगे। इसके संकेत भी आ रहे हैं। आज ही जयराम रमेश ने जो कुछ कहा है सीट शेयरिंग को लेकर और इंडिया गठबंधन के अंदर क्या कुछ चल रहा है, आइए उनको सुन लेते हैं। सबसे पहले जयराम रमेश, आप जानते हैं कि कांग्रेस के महासचिव हैं और पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें भी उन्होंने महती भूमिका निभाई थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, ये दोनों कैसे, कहां और न्याय यात्रा खासकर कितना इंपैक्टफुल होगी ये यात्रा, उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन उससे पहले जो गठबंधन तैयार हो चुका है विपक्ष का, जिसमें कांग्रेस महती भूमिका निभा रही है, उसमें आगे क्या कुछ होने जा रहा है। सीट शेयरिंग पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जयराम रमेश, सुनिए। 4 तारीख को, जनवरी 4 को 2024 को एक बैठक होगी दिल्ली में। सारे पीसीसी अध्यक्ष और सीएलपी लीडर मौजूद होंगे और भारत न्याय यात्रा को लेकर जो 14 जनवरी से शुरू होगा, राहुल जी के नेतृत्व में मणिपुर से महाराष्ट्र 6200 किलोमीटर लंबा यात्रा 14 राज्यों से जो गुजरेगा, उसको लेकर रूट फाइनलाइज किया जाएगा 4 तारीख जनवरी। तो अब 4 तारीख पर, 4 जनवरी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इधर आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई, जिसमें नीतीश कुमार के हाथ में जनता दल यूनाइटेड की कमान आ गई है, क्योंकि पुराने अध्यक्ष ललन सिंह चुनाव की तैयारी के लिए वक्त चाहते थे। आपको पहले ही ये तमाम खबरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं और खासकर नीतीश कुमार ललन सिंह को लेकर पिछले 7 दिनों से, सप्ताह भर से जो हवा बनाने की कोशिश उस मीडिया में हो रही थी, जो दीवारों पर टंगा हुआ मीडिया है, जो धीरे धीरे टंगता ही जा रहा है, उस मीडिया की आज पोल खुलकर रख गई। क्योंकि आज का अभी तक वहां वही बताया जा रहा था कि बिहार में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, बिहार में नीतीश कुमार जो हैं वो कहीं और जाने वाले हैं, ऐसी वैसी बातें बहुत सारी हो रही थी। ललन प्रसाद सिंह जो हैं वो तोड़ देंगे अपनी पार्टी को, लेकिन उन सब से विराम लग गया। जैसा आप डीबी लाइव में और हमारे कार्यक्रमों में सुनते आ रहे थे, उसी अनुसार सब कुछ हुआ। ललन सिंह पहले से कह चुके थे कि मुझे बिहार के मुंगेर से या जमुई से चुनाव लड़ना है, लोकसभा का चुनाव, उसकी तैयारियां करनी है। जमुई से मुझे जहां तक ध्यान है वहां से चुनाव लड़ना है और इसलिए उसकी तैयारियों के लिए उनको वक्त चाहिए और इसलिए वो यानी ललन सिंह अब चुनाव की तैयारियों के कारण अध्यक्ष पद छोड़ना चाहते हैं। दोनों बचपन के साथी हैं, ललन सिंह और नीतीश कुमार, आप सब जानते होंगे। आज वही हुआ, ललन सिंह ने अपना पद त्यागा और उन्होंने प्रस्तावित किया नीतीश कुमार का नाम। नीतीश कुमार अध्यक्ष पद पर वहां विराजमान हो गए। नीतीश कुमार आते ही बिहार में जातिगत जनगणना, पहले तो जातिगत जनगणना बिहार में करवा चुके हैं, लेकिन अब झारखंड में यही तैयारी चल रही है और कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि हम अब झारखंड से जाति आधारित जनगणना की शुरुआत करेंगे, जिसको देशव्यापी बनाएंगे। नीतीश कुमार ने इस बैठक के बाद और क्या कुछ कहा, मीडिया से जब बातचीत हो रही थी, तो ये भी सुन लेते हैं। आइए जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, क्योंकि इनकी चर्चा खूब हो रही थी। हो भी क्यों नहीं, करता धरता यही है। इंडिया गठबंधन अगर आज यहां तक पहुंचा है तो इनका बहुत बड़ा रोल है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों के बीच साहब पूरे तौर पर आइए आपको ब्रीफ करेंगे। हो गया एक बार नहीं ऐसे नाटक ये हो रही थी तो हमने स्वीकार कर लिया है।
बहुत शोरगुल में आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही थी नीतीश कुमार की, लेकिन इन्होंने केसी त्यागी को आगे किया। देखिए, और उनके पीछे लल्लन सिंह खड़े हैं। केसी त्यागी को इन्होंने आगे किया कि केसी त्यागी जी बताएंगे जो कुछ रहा, जो कुछ होने जा रहा है। इस बीच यहीं पर जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, ये नारे भी लगे, जिसको भी मीडिया में खूब बुनाने की कोशिश की गई और कहा गया कि अब तो इंडिया गठबंधन में दो फाड़ ऑलरेडी हो चुकी है और उस दो फाड़ के कारण नीतीश कुमार जो हैं अब इंडिया गठबंधन से बाहर जा रहे हैं। ये खबर भी आज दिन में चल रही थी। खैर, इन खबरों से पर्दाफाश और इन खबरों की जगह पर सच्ची खबर, अच्छी खबर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। और पर्दाफाश इसलिए करते हैं क्योंकि आजकल ऐसी ही खबरों, बहकावे वाली खबरें और ऐसी खबरों का बोलबाला है। खैर, केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा है, जरा ये सुनना जरूरी है इस चर्चा में। आइए सुनते हैं केसी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। मैं बहुत कैटेगरिकली आपसे कहना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। क्या ये भविष्य के लिए रास्ता खुला हुआ है प्रधानमंत्री पद का? मैं कह रहा हूँ हैं वो। उन्होंने सामाजिक न्याय के सवालों को इतनी प्रखरता दी है, वो तो इस विचार के ही संयोजक है। तो सुन रहे थे आप, केसी त्यागी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी विचारों के जो और इंडिया गठबंधन के विचारों के मुखिया हैं और कहें तो इंडिया गठबंधन के विचारों के प्रधानमंत्री हैं। मुखिया हैं तो प्रधानमंत्री हैं, प्रधान हैं, ये बात यहां कह रहे थे। और इन्होंने सामाजिक न्याय को, यानी नीतीश कुमार ने सामाजिक न्याय को बहुत प्रमुखता से आगे बढ़ाया है। यानी जाति का मुद्दा, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के हक की बात जो है, इसको इन लोगों ने बढ़ाया है और यही बात बीजेपी को 2024 के चुनाव में फिर से परेशान करेगी। वैसे बीजेपी अभी केवल राम मंदिर को भुनाने में लगी हुई है, आप सब जान रहे हैं, लेकिन यहां भी माहौल नहीं बन पा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी, आप जानते हैं, नाम सुना होगा आपने। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी नेता सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं राम मंदिर में। बहुत से लोग राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाने से भी नाराज हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसके उद्घाटन की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बीजेपी राष्ट्रपति को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाएगी या फिर नए संसद भवन के उद्घाटन की तरह मोदी जी यहां भी सारी लाइमलाइट खुद ही लेना चाहते हैं। और क्या ऐसा करके मोदी जी धर्म की सेवा करेंगे या फिर अपने लिए वोटों का जुगाड़ करेंगे? जाहिर है इस बार बीजेपी के लिए राम मंदिर ट्रंप कार्ड साबित नहीं होने वाला है, क्यों बल्कि इस पर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन पे, उससे बीजेपी की हार का मैदान तैयार हो रहा है। और जैसा हम यहां पहले ही कह चुके हैं कि राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा जब शुरू होगी तो माहौल अपने आप कांग्रेस और इंडिया के पक्ष में बनता जाएगा। कल राहुल गांधी, आप याद कीजिए कि राहुल गांधी कल भाषण दे रहे थे, कल 139वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस के वहां नागपुर में। तो राहुल गांधी ने भी सामाजिक न्याय का मुद्दा, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाया था। आइए जरा रिकॉल कर लेते हैं, सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे। तो मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा देखिए जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के भाषण बदल जाते हैं। पहले अपने आप को ओबीसी कहते थे, मेरे भाषण के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो सिर्फ एक जात है, वो भी गरीब। अगर हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात तो आप ओबीसी कैसे बन गए? तो हमने निर्णय ले रखा है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में आएगी, हम जाति जनगणना आपके लिए करके दिखा देंगे।
तो राहुल गांधी यहां दावे के साथ कह रहे हैं जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम जाति जनगणना आपके लिए करके दिखा देंगे, जाति जनगणना करवाएंगे और जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक का नारा पहले ही बुलंद कर चुके हैं राहुल गांधी। तो एक तरफ आप देखिए राम मंदिर, नीतीश कुमार की जो कार्यकारिणी उसकी बात, उधर दूसरी तरफ आप देखिए कि न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा, पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा हुई थी आपको याद है ना, और अभी तक उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और लोगों की याददाश्त अभी इतनी कमजोर तो नहीं है कि उन्हें याद न रहे कि किस तरह राहुल गांधी लगातार उनकी तकलीफों और समस्याओं की ही बात करते आए हैं, उन्हें दूर करने के उपाय सुझाते आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राहुल गांधी कूलियों से, किसानों से, ट्रक चालकों से, बढ़इयों से, छात्रों से, पहलवानों से, ऐसे तमाम अलग अलग लोगों से मिलते रहे और उनकी समस्याओं को सुनते आए हैं। जबकि नरेंद्र मोदी केवल पूजा पाठ की तैयारियों में दिख रहे हैं। इस धाम से उस धाम तक अब अयोध्या धाम में नजर आएंगे तो सिर्फ पूजा पाठ में नजर आ रहे हैं और पूजा पाठ की तैयारियों में नजर आ रहे हैं उधर नरेंद्र मोदी। क्या उसी दम पर, अब यहीं से शुरुआत होती है, क्या उसी दम पर 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी जीतने जा रहे हैं? क्या 2024 में हैट्रिक इसी दम पे लगाएंगे नरेंद्र मोदी, मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे करके? या जो राहुल गांधी कर रहे हैं, 4000 किलोमीटर नाप चुके हैं और लगभग 6500 किलोमीटर नापने वाले हैं, क्या इसके हिसाब से तय होगा कि आने वाले समय में 2024 में, जो आज से 3 दिन बाद है, मात्र आज 29 तारीख, कल 30, परसों 31, तीसरे दिन नया साल, पहला दिन, क्या उस समय से शुरुआत होगी उल्टी गिनती की? किसकी? मोदी सरकार की। बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आइए न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इस बार बीजेपी का रथ रोकने के लिए विपक्ष हो चुका है तैयार? क्या बीजेपी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी प्रसाद में हार ही नसीब होगी? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। लिख भी रहे हैं हम, इंडिया रोक देगा मोदी का रथ। इंडिया के प्रधानमंत्री कौन हो? नीतीश कुमार हो कि ममता बनर्जी हो कि राहुल गांधी हो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हो कि कोई और हो, ये सब तो 2024 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ये तय मानिए, उससे पहले कोई नाम सामने नहीं आने वाला है। लेकिन मीडिया के एक धड़े में लगातार इसकी चर्चा होगी और कोशिश यही होगी कि इंडिया में बिखराव आए। क्या वो संभव है? अब सवाल ये भी है, बड़ा सवाल। आइए हम चलते हैं अब हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों के बीच में और इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मीनू जी आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी आपका स्वागत करता हूं। प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी आपका स्वागत है। और अमलेंदु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु जी आपका भी स्वागत है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे मीनू जी आपके पास आना चाहता हूं। मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे से हैट्रिक लगेगी या कूलियों, बढ़इयों, छात्रों, पहलवानों, किसानों, ट्रक ड्राइवरों, गिग वर्कर्स, बस में चलने वाली महिलाओं के लिए फ्री मुफ्त टिकट, महिलाओं की चिंता, ओबीसी की चिंता, दलितों की चिंता, आदिवासियों की चिंता, महंगाई की चिंता, बेरोजगारी की चिंता, इसमें ये भारी होने वाला है। ये सारे मुद्दे भारी रहने वाले हैं। ईवीएम की बात तो होती है, हमारे कई साथी अभी लिखना शुरू कर देंगे कि आप सारी बातें रखिए, इन सब से ऊपर ईवीएम है, मशीन को किनारे, मशीन को ठीक करवाइए, फिर देखिए कि मोदी जी कैसे हारते हैं। बात कह रहे हैं लोग। तो ईवीएम की चर्चा भी हम करते ही रह रहे हैं, करेंगे। ईवीएम पे एक खुलासे हो रहे हैं, उसकी बात भी हम रखेंगे इस चर्चा में। लेकिन मुद्दों की बात करना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र मुद्दों से चलता है और हमारा संविधान जो बाबा साहब ने देकर, और वहीं जहां कल थे, नागपुर बहुत ऐतिहासिक जगह है, इसकी चर्चा कल खूब हुई। मीनू जी क्या कुछ कहेंगी आप? आपने जैसे पहले कहा, सवाल में पूछा मुझे पहले हिस्से में, तो देखिए मंदिर के भरोसे तो बीजेपी जीतती ही रही है और 37% वोट उसको मिला भी था 2019 में। इसका मतलब क्या कि एक बहुत बड़ी तादाद जो वोटर्स की थी, बाकी 63% जो वोटर था उसने मंदिर पे वोट नहीं दिया था। तो जरूरत किस बात की थी कि भाई उसके बावजूद भी भाजपा सत्ता में आ गई, तो जरूरत किस बात की थी? जरूरत इस बात की थी कि वो बचा हुआ 63% अगर यूनाइटेड होता तो मंदिर के मुद्दे पे वोट नहीं पड़ता। ये जनता ने, इस देश की जनता ने मंदिर के मुद्दे पे वोट नहीं दिया। ये इस देश की जनता धार्मिक है, धार्मिक उसके क्रियाकलाप में रुचि लेती है, सहभागिता करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो
धर्मांध है 63%, तो जो धर्मांध नहीं है 63%, अगर वो आज भी इकट्ठे हो जाए, जिसकी की कोशिश इंडिया गठबंधन के जरिए की जा रही है, और ऐसा लग भी रहा है कि ये एक झंडे के नीचे आ जाएंगे सभी 26 जितने भी ये दल हैं, तो अगर ये इकट्ठे आ गए तो मंदिर अपनी जगह है। देखिए, मंदिर एक आस्था का विषय है और व्यक्तिगत आस्था का विषय होना चाहिए और उसको रखा भी जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने, जिस तरीके से, मैं तो ये कहूंगी कि जो गोदी मीडिया के टीवी चैनल्स पे अगर आप नजर डालें तो एक तरह का बड़ा वल्गर एक शो हो रहा है मंदिर को लेके। मतलब ऐसा ना हो, जिस तरीके से मंदिर लगा रखा है इन्होंने 24 घंटे, ऐसा ना हो कि 22 तारीख तक जनता को अरुचि हो जाए मंदिर से, जिसमें आप रुचि पैदा करना चाह रहे हैं जनता को। अगर ये इतनी ओवरडोज इसी तरह देते रहे, क्योंकि अभी और बढ़ेगी ये डोज मंदिर की टीवी के ऊपर, तो वो जनता में अरुचि पैदा कर सकती है, और ये अरुचि पैदा हो गई तो 37% में से भी बहुत सारे खिसक जाएंगे। जो हार्डकोर बचेंगे बीजेपी के, खाली वही उनके साथ बचेंगे कि वो हर हाल में वोट देने वाले लोग। तो देखिए, जनता के मुद्दे अभी भी अपने तरफ जारी हैं। अब क्यों, इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि राहुल गांधी की ये भारत न्याय यात्रा है, इसका अनाउंसमेंट होते ही एक अलग तरह का उत्साह का संचार एक बहुत बड़े हिस्से में हुआ है आबादी के। इंतजार कर रहे हैं लोग कि यात्रा हमारे घर के आसपास से, हमारे शहर के आसपास से गुजरे तो हम भी उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो चलने के लिए शामिल होना चाहते हैं, खाली वो चाहते हैं कि जिस कारण से यात्रा चल रही है उस यज्ञ में हम भी आहुति दें, जो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इच्छा है लोगों की कि धर्म अपनी जगह है। वो राम मंदिर का उद्घाटन होगा जिस दिन, वो उसको भी टीवी पे देखेंगे, लेकिन वो भारत न्याय यात्रा में भी आएंगे चलने। देखिए, जिसको कहते हैं ना, अपने यहाँ तो एक कहावत भी है कि भूखे भजन न होए गोपाला, कि भाई पहले पेट में रोटी डाले, कि जो भूख अगर है आपको तो आप भजन भी नहीं कर सकते। तो अब जनता जो भूखी जनता है 80 करोड़ की, जिसको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, तो वो भजन भी तभी करेगी जब उसके पेट में अनाज होगा। अगर अनाज नहीं होगा तो, और अनाज का मतलब खाली 5 किलो नहीं है, उसमें आपकी दवाई भी है, आपके कपड़े भी हैं, आपके सिर पे छत भी है, उसकी सुख सुविधा। और जब पेट भरा हुआ हो और जब सब सुविधाएं से लैस हो आप, और जो बचा हुआ समय, तब धर्म सूझता है इंसान को। लेकिन अगर आप रोजमर्रा की रोजी रोटी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं तो धर्म नहीं सूझता है। तो ये चीज जो ये भारत जो न्याय यात्रा है, ये न्याय की बात कर रही है। न्याय इन द सेंस, आप किसी न्याय एक ही तरह का नहीं होता है, सामाजिक न्याय भी एक तरह का नहीं है। समाज में उसमें महिलाओं के लिए भी है, वंचितों के लिए भी है, शोषितों के लिए भी है, दलितों के लिए भी है, और जो भी समाज के वर्ग हाशिए पर रह गए उन सब के लिए न्याय की मांग कर रही है ये यात्रा, क्योंकि एक बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। तो इसमें मेरा तो मानना ऐसा है कि देखिए, यात्रा शुरू होने दीजिए, उसका जो मोमेंटम है वो पिछले 1-2 दिन के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा कि पब्लिक किस तरफ जा रही है। हो सकता है कि ये यात्रा पूरी इतना आह्लादित कर दे पब्लिक को कि उनको नेता की तलाश है कि जिसके पीछे हम चले, क्योंकि पब्लिक ऑन देयर ऑन तो अपनी बात नहीं उठा सकती ना, उनको एक चाहिए होता है सामने नेता जो उनकी बात को उठाए, उनकी बात कहे। तो सामने अगर उनको दिखाई दे रहा है कि एक पार्टी है, उसका नेता चल रहा है, सड़क पे चल रहा है या बाईपास चल रहा है, हमारे पास आया है, हमारी बात करने के लिए आ रहा है, तो ये डेफिनेटली जनता जन समर्थन को मोबिलाइज जरूर करेगा कांग्रेस के भी पक्ष में और इंडिया गठबंधन के भी पक्ष में। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस के पक्ष में भी, इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी, और इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं वो मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर बहुत सारी बातें होती रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर जितनी भी बातें हुई हैं, सारी की सारी बातें बाद में झूठी साबित हुई। यानी कि इंडिया गठबंधन में से अलगाव की जो बातें हुई हैं उसकी बात मैं कह रहा हूं, और वो सारी बातें झूठी साबित हुई। मीडिया का एक धड़ा इसी कोशिश में लगा हुआ है कि इंडिया में बिखराव हो जाए। 28 दलों का ये गठबंधन क्या बिखराव की ओर है या मजबूती की तरफ है, ये सवाल अब नहीं रह गया। सवाल ये है कि जो न्याय यात्रा है वो अब कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और उससे कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, 355 सीटें हैं उन राज्यों से, 14 राज्यों में जहां से ये यात्रा निकलेगी, लेकिन उसमें कुछ मजेदार तथ्य भी हैं, वो सब आपके सामने रखना चाहता हूं। फिर सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास, और भारत न्याय यात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ला जी, आपका स्वागत करता हूं सुनील जी। कुछ तथ्य सुनील जी मैं रख रहा हूं
कि जो भारत न्याय यात्रा निकल रही है 14 राज्यों से, इसमें 355 कुल लोकसभा की सीटें आती हैं और जिसमें 2019 में जो लोकसभा के चुनाव हुए, इन 355 में से 200, ये तो आप कैसे कैसे यात्रा जाएगी ये देख रहे हैं, 355 में से 236 सीटें बीजेपी के पास हैं। 355 में से 236 सीटें बीजेपी के पास हैं। फटाफट में जरा आपके सामने ये रख देता हूं कि कौन कौन से राज्य हैं। मणिपुर की 1 सीट, असम की 9 सीट, पश्चिम बंगाल की 18 सीट, बिहार की बीजेपी के पास 17 सीटें, झारखंड की 11, ओडिशा की 8, छत्तीसगढ़ में 9, उत्तर प्रदेश में 62, मध्य प्रदेश में 28, राजस्थान में 24, गुजरात में 26 और महाराष्ट्र में 23। इस प्रकार 236 सीटें बीजेपी के पास हैं जहां से ये यात्रा निकलने वाली है और इनमें से कांग्रेस पार्टी 100 सीटों पर, लगभग 100 सीटों पर नंबर 2 पर थी, नंबर 2 पर थी। इस गणित को समझिए। उसके बाद बीजेपी के सहयोगी दल जिनको जो सीटें मिली, इन 355 में से 46 हैं जो बीजेपी के सहयोगी दल उस समय थे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जेडीयू का नाम मैं लेने जा रहा हूं मैं। मणिपुर में 1 सहयोगी दल के पास में 2 सीटें मणिपुर की, 1 बीजेपी के पास, 1 सहयोगी दल के पास, नागालैंड की 1 सीट सहयोगी के पास, मतलब एनडीए से, और मेघालय की 1 सीट एनडीए में, बिहार की 22 सीटें जिसमें से 16 सीट जेडीयू और 6 सीट एलजेपी। अब जेडीयू अलग है, 16 बाहर है, एलजेपी में भी 2 फाड़ है। झारखंड में 1 सीट इनके सहयोगी के पास में, उत्तर प्रदेश में 1 सीट, 1 नहीं बल्कि 2 सीट, और राजस्थान में 1 सीट और वो भी अब अलग हैं राजस्थान में भी, और महाराष्ट्र में 18 सीटें जो अलग है। अब वहाँ भी शिवसेना अलग है, आपको पता ही है। अब आइए दूसरी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है प्रशांत टंडन जी, कि इन 355 में से मात्र 14 सीटें हैं कांग्रेस के पास, मात्र 14 सीटें। ये यहां से इस हमारी चर्चा की अगले चरण की शुरुआत होती है। मात्र 14 सीटें हैं। असम में 3 सीट कांग्रेस के पास, मेघालय में 1 सीट कांग्रेस के पास, पश्चिम बंगाल में 2 सीट कांग्रेस के पास, बिहार में 1, झारखंड में 1, ओडिशा में 1, छत्तीसगढ़ में 2, उत्तर प्रदेश में 1, सिर्फ सोनिया गांधी जीती थी, मध्य प्रदेश में 1, नकुलनाथ जीते थे, और महाराष्ट्र में 1। ये मात्र 14 सीटें। अब यहां से इन 14 बनाम 236 और प्लस 46, तो समझ सकते हैं कि यहां बहुत बड़ा गैप है। लेकिन उसके बाद भी हम लिख रहे हैं यहां पर, इंडिया रोक देगा मोदी का रथ। यही यहां हम बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। और जैसे ही न्याय योजना की घोषणा हुई है, न्याय योजना नहीं, न्याय यात्रा की घोषणा हुई है, वो उस समय से मोदी जी और बीजेपी बहुत परेशान है। प्रशांत टंडन जी क्या कुछ कहेंगे? राजीव जी, जाहिर सी बात है कि जो आंकड़ा आपने बताया है बीजेपी का, बीजेपी कितनी सीटों से जीती है जहां पे भारत जोड़ो यात्रा निकलने जा रही है, और वो सामाजिक न्याय और जातिवार जनगणना की मांग को लेकर निकलने जा रही है। और इसलिए बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में कि पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट। मोदी साहब ने अपने सारे अंडे राम मंदिर की टोकरी में डाल दिए हैं। अब उस टोकरी में अगर छेद हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और राम मंदिर और अयोध्या, राजीव जी, बहुत ट्रिकी मामला है, बहुत ट्रिकी मामला है। सुनील जी यूपी से हैं, सुनील जी प्रकाश डालेंगे। पीक पे, अयोध्या मूवमेंट के पीक पे, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र सेन यादव जीते अयोध्या से, फैजाबाद से और वक्त सीट। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में गए, उससे भी जीते। और अभी मैं सितंबर अक्टूबर में अयोध्या में था। मैं तो कहता हूं तमाम जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनको अयोध्या जरूर जाना चाहिए। आप बात कीजिए वहां महंतों से, सड़क पर चलते लोगों से, और आपको बिल्कुल एक डिफरेंट नजरिया दिखाई देगा कि जिस अयोध्या ने पूरे देश में अयोध्या को लेकर बीजेपी ने नफरत की पॉलिटिक्स की है, उस अयोध्या में आपको नफरत नहीं दिखाई देगी।
जय श्री राम संबोधन उत्तर प्रदेश में नहीं है, हमारे घरों में भी नहीं है। जय श्री राम नारा है। अयोध्या में आपको एक भी व्यक्ति, कार्यकर्ता हो बीजेपी का बात अलग है, अयोध्या का रहने वाला एक भी व्यक्ति आपको जय श्री राम कहता हुआ नहीं दिखाई देगा। वो जय सिया राम कहेगा, राम जी की राम राम कहेगा, जयराम जी की कहेगा, तमाम और तरीके के संबोधन करेगा जो प्रचलित है शताब्दियों से। दूसरी बात की, ये बड़ी गलतफहमी है राजीव जी, बीजेपी को भी और बीजेपी के समर्थक मीडिया को भी, कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी राम मंदिर के कार्ड से चुनाव जीतती आई है। ये बिल्कुल नहीं है। बीजेपी की परेशानी यही है, और वो जानते हैं बीजेपी के लोग, जो रणनीतिकार हैं वो जानते हैं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग के जरिए चुनाव जीतती आई है। 2009 तक राजीव जी बीजेपी को कोई 22%, 20% ओबीसी वोट मिलता था। 2014 से 19 के बीच में ये बढ़कर 44% हो गया। 2004 तक ये लगभग 40% ओबीसी वोट कांग्रेस को मिला करता था और 20% बीजेपी को, बाकी बढ़ता था। ज्यादा बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पास आता था। अब इसमें जो 44% बीजेपी के पास अब ओबीसी वोट पिछली बार आ गया, जिस वजह से उनको इतनी सीटें उत्तर प्रदेश से आ रही हैं, इसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा अपर ओबीसी का है। यानी जिन ओबीसी जातियों में राजनीतिक लीडरशिप है, जिसमें राजनीतिक चेतना है और जहां पे जातिवार जनगणना का मुद्दा चलता है या चल रहा है, तो ये आंकड़े जरूर बीजेपी को परेशान करेंगे। दूसरी बात राजीव जी, एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से बता रहा हूं आपको कि कोई 1.25 लाख दलितों के खिलाफ एट्रोसिटीज के मामले उत्तर प्रदेश में 2019 और 21 के बीच में दर्ज किए गए। इसमें लगभग आधे उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पे जो दलितों के खिलाफ दमन है, वहां जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, वहां जो सामंतवादी ताकतों का यूपी सरकार के, आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद वो दबदबा बढ़ा है, जिसकी एक मिसाल आप देख रहे हैं कुश्ती वाले मामले में, जो वो कह रहे हैं दबदबा कायम है, कायम रहेगा, ब्रजभूषण शरण सिंह। तो वहां पे गली गली ब्रजभूषण शरण सिंह पैदा हो गए। तो दलितों के खिलाफ एट्रोसिटीज के मामले बेतहाशा बढ़े उत्तर प्रदेश में। सामाजिक न्याय का मामला वहां ऑलरेडी है। इसलिए इंडिया गठबंधन की जो सामाजिक न्याय की मांग है और जातिवार जनगणना की जो मांग है, मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में ये चली गई तो ये जो मोदी साहब सवारी कर रहे हैं राम मंदिर की, उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। और राम मंदिर ने कभी भी बीजेपी को कामयाबी दी नहीं है। सेंटर में सरकार जरूर बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद भी सरकार नहीं बनी थी। तो ये बड़ा ट्रिकी मामला है, ये कुछ भी हो सकता है वाला चीज है। लेकिन अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ राजीव जी, अगर राम मंदिर के भरोसा रखकर मोदी साहब चुनाव की घोषणा पहले कर देंगे, जिसकी बड़ी अटकलें लगाई जा रही हैं आजकल, मुझे लगता है कि वो गलती करेंगे। राजीव, घोषणा अगर पहले हो गई तो शायद ये गलती करेंगे नरेंद्र मोदी, और इंडिया रोक देगा मोदी का रथ। उसके कई अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग पहलू, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें राम मंदिर भी एक मामला है, क्योंकि सब कुछ जैसा कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि सारे अंडे जो हैं एक ही टोकरी में रख दिए हैं, और वो टोकरी जो है वो है राम मंदिर का। तो राम मंदिर की टोकरी में अगर सारे अंडे रख दिए हैं मोदी जी और उसमें से जरा भी इधर उधर हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या राम मंदिर के दम पर
तीसरा टर्म मोदी जी को मिलेगा? सवाल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली इंडिया गठबंधन कर क्या रहा है? 355 सीटें जो जिधर से ये यात्रा गुजरने वाली है, इनमें से मैक्सिमम सीटों पर इंडिया गठबंधन के नेताओं को, इस दल को फायदा होगा। ये भी आप देखिए, 42 सीटें वेस्ट बंगाल में, ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ेंगी, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। वैसे ही आगे बढ़िए आप, उत्तर प्रदेश 80 सीटें, अखिलेश यादव हैं सामने, सबसे ज़्यादा सीट वही लेंगे चुनाव लड़ने के लिए। बिहार आइए तो सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ जेडीयू और आरजेडी को लेना है। तो ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन के दलों को फायदा दिलाने के लिए, राहुल गांधी उस फायदे को मुकाम तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। ऐसा माना जाए सुनील शुक्ला जी? और अगर ऐसा है तो ये गठबंधन और एक ब्रेकिंग, छत्तीसगढ़ में बहुत दिनों से इसका इंतजार चल रहा था कि वहां पर मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हो गया है। ये बड़ी खबर है। ओपी चौधरी को वित्त, विजय शर्मा को गृह विभाग, ओपी चौधरी को वित्त विभाग दिया गया है, विजय शर्मा को गृह विभाग दिया गया है, अरुण साहू को पीडब्ल्यूडी दिया गया है और बृजमोहन अग्रवाल को शिक्षा विभाग दिया गया है। ये सब आप देख रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ में जो मंत्री शपथ ले चुके थे उनके विभागों का बंटवारा फाइनली हो गया है। इतने दिनों से इंतजार था। ओपी चौधरी नए हैं और पहली बार चुनाव जीत के आए हैं, एक्स आईएएस हैं। आईएएस से इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था वीआरएस, उसके बाद में ये चुनाव लड़े। पिछली बार जब चुनाव लड़े तो हार गए, लेकिन इस बार चुनाव जीते हैं। तो सबकी निगाहें उन पर टिकी हुई थी कि उनको क्या कुछ मिलता है, तो उनको वित्त विभाग दिया गया है। ये एक अलग जो खबर आई वो आप तक हम पहुंचा रहे थे। लेकिन सुनील शुक्ला जी, सबसे बड़ी बात जो यहां पर मैं रख रहा था, 355 सीटों में से मात्र 14 सीटें हैं कांग्रेस के पास और 100 सीटों पर कांग्रेस, लगभग 100 सीटों पर कांग्रेस जो थी वो सेकंड पोजीशन पर थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं और बड़े बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, जहां पर गठबंधन के सहयोगियों को फायदा, कांग्रेस अपने सहयोगियों की मजबूती के लिए भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये माना जाए तब ये भी देखा जाएगा कि गठबंधन कितना मजबूत है, क्योंकि सबकी निगाहें उत्तर भारत पर टिकी हुई हैं। और ये बात गठबंधन के नेता भी जानते हैं, कहते भी हैं कि अगर हमको जीतना है 2024 में, मोदी के रथ को रोकना है, तो फिर उत्तर भारत पर निगाहें टिकानी होंगी। और आप उसी उत्तर भारत के सबसे बड़े प्रदेश, 80 सीटों वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश से आते हैं। कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद राजेश जी। एक तो जो आपने छत्तीसगढ़ में विभागों का बंटवारा दिखाया, बृजमोहन अग्रवाल साहब को आपने फिर निराश करा दिया शिक्षा विभाग दे करके। इतने ताकतवर नेता, मोदी जी इनको विपक्ष का नेता नहीं बनने दिए थे। आपको याद होगा सन 2000 में जब अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने थे, फिर इनको शिक्षा विभाग दे करके एक लॉलीपॉप दे दिया गया। ओपी चौधरी साहब पहली बार के विधायक, उनको इतना बड़ा विभाग मिला है। अध्यक्ष जी को, अरुण साहब को पीडब्ल्यूडी विभाग मिला। तो आप अंदाजा लगाइए कि निर्णय की क्या स्थिति है और पुराने लोगों की बीजेपी में क्या स्थिति है। खैर, उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, मेरा मानना यह है कि अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और भीम आर्मी सेना, उसमें मायावती जी को अभी शामिल नहीं कर रहा हूं, अगर वो शामिल हो जाती हैं तब तो और बड़ी ताकत हो जाएगी। यह जो गठबंधन है, यह एक बड़ा गठबंधन है और यहाँ जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, उन ताकतों को की एज रहेगी। और यह इतिहास गवाह है उत्तर प्रदेश का। 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था और 1993 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिल करके चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। और जबकि उस समय कल्याण सिंह जैसा कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में था, जिन्होंने अपनी सरकार भी गंवा दी थी उस बाबरी मस्जिद के घटना में। अभी पिछला विधानसभा का चुनाव भी इस बात का साक्षी है कि अगर सामाजिक न्याय की ताकतें एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, तो यह राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम बीजेपी चला रही है इतने बड़े पैमाने पर, उसको वह राजनीतिक डिविडेंड नहीं मिल पाएगा जिसकी वो उम्मीद कर रही है। दो चीजें हैं।
जब इसको राजनीतिक डिविडेंड इस आंदोलन का मिला था, उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, वह कांग्रेस से लड़ रही थी और एक बड़ा मुद्दा था लोगों के मन में। लेकिन सरकार में रह करके आप इस एक भावनात्मक मुद्दे का डिविडेंड पालेंगे, मुझे लगता है कि इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि सरकार में रह करके लोग गवर्नेंस की बात करेंगे कि सरकार ने दिया क्या, इस सरकार ने जो वायदे किए थे उनका क्या हुआ। केवल राम मंदिर के निर्माण के नाम पर आप लोग आपके साथ चले जाएंगे, माने बड़ी जमात, एक जमात है जो उनके साथ है, लेकिन बड़ी जमात ने पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा देश या पूरा का पूरा हिंदी बेल्ट उनके साथ चला जाएगा और अपोजिशन को खारिज कर देगा। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशन, खासतौर से इंडिया दल समूह जिन बातों को, जिन आश्वासनों को या जिन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहा है, उसकी अपील है, क्योंकि वह सशक्तिकरण की बात कर रहा है और जो राजनीतिक दल उनके साथ हैं वह उस सशक्तिकरण के आंदोलन के पुरोधा हैं। जिन इलाकों से जिन इलाकों से यह न्याय यात्रा गुजरेगी, उसमें से उत्तर प्रदेश को छोड़ करके कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी अपने बूते ताकतवर हो, उसको किसी न किसी का साथ चाहिए, चाहे उत्तर पूर्व के राज्य हो और चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे उनकी खुद की अपनी ताकत हो। गुजरात एक छोड़ दीजिए, गुजरात तो पहले से उनका एक गढ़ रहा है, बाकी हर राज्य में चुनौती है। उत्तर पूर्व के राज्यों की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहां प्रधानमंत्री जी प्रचार करने तक नहीं गए। मिजोरम का जो चुनाव भी हाल में हुआ, मणिपुर की जो घटनाएं ही, उन घटनाओं के बाद भी उनका कोई वहां दौरा नहीं हुआ और जिस तरह का आक्रोश उस इलाके में लोगों के मन में है वह जग जाहिर है, उसमें कुछ छिपा नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में वह बात नहीं करती जो हमेशा करती रही है। अब वहाँ उनके नेताओं का दौरा भी कम हो गया और उत्तर पूर्व के लोगों के साथ जुड़ने और दूरी को कम करने के जो नारे दिए जा रहे थे उसकी बात अब नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल में निश्चित रूप से इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री जी के दौरे हो रहे हैं और अपने लोगों को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। कितना सफल हो पाएंगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो यह यात्रा है, इस यात्रा की सफलता इस बात में निहित है कि इंडिया दल समूह के जो सदस्य दल हैं वह कितने सक्रिय होते हैं। निश्चित रूप से पब्लिक से जुड़ने का जो प्रयास है राहुल गांधी का, जो लगातार जारी है उनके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उसका ये बड़ा एक्सटेंशन है और इसका असर पड़ेगा। और यह जो सबसे बड़ी चीज है कि इस यात्रा को शुरू की घोषणा करके इंडिया दल समूह ने, खासतौर से कांग्रेस ने, मतलब राहुल गांधी ने, जो अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की एक राजनीतिक विमर्श पैदा करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, उसके पैरेलल एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया कि आप अयोध्या की बात कीजिए और हम लोगों के सशक्तिकरण की बात करेंगे, हम न्याय की बात करेंगे। जो मणिपुर की घटनाओं को में जो लोगों को न्याय नहीं मिला उसकी चर्चा करेंगे, जाति जनगणना की जो हम बात कर रहे हैं उसकी चर्चा हम करेंगे, लोगों को जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको न्याय देने की बात करेंगे, दलितों की जो जिसकी बात प्रशांत जी ने कही उसकी बात कर, दलितों के मामले में भारतीय जनता पार्टी के रवैये के लिए क्या हमेशा आलोचना होती रही। पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के क्रम में दलित बहुत वरीयता में नहीं रहे और ये हमेशा उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगता रहा कि जो दलितों के खिलाफ घटनाएं हुई हैं उनमें वो कार्रवाई नहीं हुई जिस कार्रवाई की अपेक्षा की जा रही थी। यहाँ तक कि अगर आप उन्नाव घटना याद कीजिए सेंगर साहब की, तो कब जाके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई आपके सामने है। महिला पहलवानों को लेकर के उत्तर प्रदेश में विमर्श है क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही नेता विष्णु शरण सिंह के खिलाफ आरोप है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जाटों का एक बड़ा वर्ग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और वो उस आक्रोश को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुश्ती फेडरेशन के चुनाव को रद्द किया और ओलंपिक खेल मंत्रालय ने उसमें हस्तक्षेप किया है। तो यह जो राहुल गांधी का ये रथ यात्रा है, ये पद यात्रा है, जो कर रहे हैं कि कुछ पैदल होंगे और कुछ बस से भी चलेंगे, लोग होना भी चाहिए था। यह निश्चित रूप से अयोध्या के विमर्श को प्रभावित करने की एक बड़ी मजबूत राजनीतिक कोशिश है और इसकी आवश्यकता थी, इस देश के एक राजनीतिक जरूरत थी। और इस यात्रा के प्रभाव को कम करने के लिए
जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं वो यह विमर्श चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो अयोध्या का इन्विटेशन सोनिया गांधी और खड़गे साहब को मिला है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। सवाल है कि वह धार्मिक आस्थाएं जो लोगों की निजी आस्था का विषय होती है, लेकिन बार बार इस बात को उठाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि राहुल गांधी की इस यात्रा ने उसके पैरेलल एक राजनीतिक विमर्श पैदा किया। उस विमर्श से लोगों का ध्यान हटा पाना मुश्किल होगा। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि आप भावनात्मक मुद्दों के खिलाफ जब आप सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वह नारे और वह आंदोलन ज्यादा प्रभावी होता है। उसके असर को आप अपने भावनात्मक मुद्दों से कम नहीं कर सकते। और सरकार की जितनी विफलताएं हैं उन विफलताओं को उजागर करने में यह न्याय यात्रा कारगर साबित होगी। लेकिन मैं फिर अपनी बात आपसे कहना चाहूंगा कि इसमें इंडिया दल समूह के लोग किस तरीके की सक्रियता दिखाते हैं। और मेरा अपना मानना जो आपका ऑब्जर्वेशन भी है करना सही है कि जिन इलाकों से यह यात्रा गुजर रही है उसमें से अधिकांश इलाके ऐसे हैं जहां पे इंडिया दल समूह के दलों को सीधा फायदा है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो जनता दल यू हो या आरजेडी हो या वामपंथी दल हो बिहार में, या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो झारखंड में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक दल हो या भीम आर्मी सेना हो, ये तमाम जो दल है, या महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो एनसीपी शिवसेना। हालांकि महाराष्ट्र में मैं ये मानता हूं कि एनसीपी और शिवसेना की तुलना में बड़ी ताकत कांग्रेस की है जी। और वो इस यात्रा का असर कांग्रेस को ही मिलेगा और इसीलिए शिवसेना पे अलग तरीके की बात कर रही है वहां। लेकिन इस यात्रा के माध्यम से जो एक विरोध का विमर्श बनाया था अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने, वह और गंभीर होगा क्योंकि जिन मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश की राहुल गांधी ने और जो यह विधानसभा चुनाव के दौरान उस तरह की राजनीतिक गतिविधियां रुकी हुई थी, उन राजनीतिक गतिविधियों को में और तेजी आएगी। और मेरा अपना मानना यह है कि इंडिया दल समूह के दलों के बीच में और उनके कार्यकर्ताओं के बीच में एक बेहतर सिनर्जी डेवलप करने के लिए जिस राजनीतिक कार्यक्रम की आवश्यकता थी उस कमी को यह पूरी करेगी रथ यात्रा, यह पद यात्रा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा। हालांकि जो इंडिया दल समूह के राजनीतिक दल हैं अपने अपने राज्यों में लगातार सक्रिय हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी पश्चिम बंगाल में हो, लेकिन राष्ट्रीय पैमाने पर जिस एक राजनीतिक कार्यक्रम की आवश्यकता थी उस राजनीतिक कार्यक्रम की जरूरत को पूरी करेगा यह न्याय यात्रा। और जो जनता से जोड़ने की बात कही जाती है उसको उस जरूरत को भी पूरी करता हुआ नजर आएगा। निश्चित रूप से इस न्याय यात्रा का असर व्यापक, असरकारी और दूरगामी तभी होगा जब इंडिया दल समूह के सदस्य सक्रिय रूप से इस यात्रा को सफल बनाने में अपना योगदान करें। और जो जिन विमर्श को लेकर के जाति जनगणना के माध्यम से जिस सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी ने या इंडिया दल समूह ने की है, उस सभी मुद्दे अब विमर्श में आएंगे और आप उन मुद्दों को आप भावनात्मक मुद्दों से आप पीछे नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक राजनीतिक आंदोलन है जो लगातार चलता रहेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के मुद्दे पर जो काम कर रही है वो एक कार्यक्रम होगा 22 जनवरी को, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। अब उसको आप सशक्तिकरण के इस आंदोलन के माध्यम से कितना निष्प्रभावी कर पाएंगे, मुझे लगता है कि वह प्रयास बहुत ज्यादा कारगर होगा नहीं बीजेपी का। यह मुद्दा ज्यादा कारगर होगा क्योंकि लोगों के सशक्तिकरण की बात करेगा, सामाजिक न्याय की बात करेगा और लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों को सामने लाने का यह प्रयास करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों के जो रोज़मर्रा के जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको अगर सामने लेकर के कोई पार्टी आती है, कोई जन नेता आता है तो फिर आने वाले चुनाव में उसका असर तो होगा ही। 355 सीटों से गुजरने वाली ये यात्रा आखिर कितना परेशान करेगी बीजेपी को, और यहाँ पर सबकी निगाहें क्यों टिकी हुई हैं? उत्तर भारत सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से, लेकिन बीजेपी यहाँ परेशान क्यों है? इसी उत्तर भारत में अयोध्या है और अयोध्या में अभी से जो कुछ चल रहा है और 22 तारीख को उसका बिल्कुल आप जो कहेंगे कि चरम देखने वाले हैं, क्या उससे पहले यहाँ बिखरती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है? जरा समझना चाहता हूँ प्रमोद अग्रवाल जी आपसे कि कैसे आप देखते, किस रूप में देखते हैं इस राजनीति को, क्योंकि एक तरफ हिंदुत्व की राजनीति को बिल्कुल टॉप पे पहुंचाने की कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। आप देखिए यहाँ राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, जो कुछ भी है करता धरता नरेंद्र मोदी है। वही भगवान राम को लेके आ रहे हैं, वो तस्वीर भी आप लोगों ने देखी होगी। और
सब कुछ उनके इर्द गिर्द ही हो रहा है। नया संसद भवन बना तो वहां भी, लेकिन विपक्ष को इसी मंदिर के नाम पर तोड़ने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन उधर दूसरी तरफ एक न्याय यात्रा, जिसके जरिए न्याय योजना को स्थापित करने की कोशिश, और उस न्याय को सामने रखकर जो बीजेपी के सामने कांग्रेस के का जो एजेंडा है वो ये है कि अन्याय जो लोगों के बीच हो रहा है उनको न्याय दिलाना, जिसमें पहलवानों के बीच जाकर राहुल गांधी बोले भी। समझूं जरा आपसे कि किस रूप में आप इसको देखते हैं, न्याय यात्रा और उधर अयोध्या की यात्रा और साथ में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, चर्चा बहुत जरूरी भी है इस पे। इन राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद से जिस तरह जाति को सामने रख करके मुख्यमंत्री चुने गए, उप मुख्यमंत्री बनाए गए, उससे तो ये साफ हो चुका है कि जातिगत जनगणना वाले मुद्दे से मोदी सरकार बहुत भयभीत है। हर जगह कोशिश की जा रही है कि सोशल इंजीनियरिंग को ठीक ढंग से स्थापित किया जाए। अपना ही हवाई अड्डा बनवाया अयोध्या वाला, उसको राम के नाम से हटाकर वाल्मीकि के नाम पर किया जाना भी इस बात को दर्शाता है कि जातिगत मामले को लेकर के बीजेपी कितनी सशंकित चल रही है। यहां पर एक सनातन उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि राष्ट्रपति हमारी आदिवासी समुदाय की हैं, उनको अयोध्या नहीं ले जाना है, इसलिए वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट कर दिया जाए। और दूसरी तरफ जिन्होंने इस मुद्दे को बनाया बीजेपी के लिए, अडवाणी जी को घर में बैठा दिया जाए। आपको याद होगा, हम श्रवण कुमार की कथा पढ़ते हैं, जिनके कारण मैं मानता हूं राम का प्रादुर्भाव हुआ इस दुनिया में। अगर श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप ना दिया होता तो शायद राम पैदा ही ना होते। तो उस श्रवण कुमार ने उस सनातन में अपने माँ बाप को तीर्थ यात्राएं कराई थी कांवड़ में बिठा करके। और हमारे यहाँ के अभी जो श्रवण कुमार बनने जा रहे हैं श्रीमान, वो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को वहां यात्रा नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। मतलब साफ साफ बात यह है कि आयोजन धार्मिक नहीं है, बिल्कुल राजनीतिक है, जैसा सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, जैसे शशि थरूर कह रहे हैं। ये पूरी तरह से राजनीतिक आयोजन है, जिसमें जनता को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि हम जिसको न्योता भेजेंगे वो आए और वो करे, हम जो कहेंगे वैसा चलिए। आपको कब घंटा बजाना है, आपको कब थाली बजाना है, ये हम डिसाइड करेंगे, चाहे वो मंदिर हो चाहे कोरोना का काल हो। सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके बारे में जो भी धारणा व्यक्त करते हैं उसको ये जनता मानने को अभी तैयार नहीं हो रही है। समझ रही है लेकिन मान नहीं रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कहा और ट्वीट करके फिर डिलीट कर दिया कि शूद्र जो है वो ब्राह्मण और बनियों और की सेवा के लिए पैदा हुआ है, ये इससे बड़ा अपमान कोई हो सकता है क्या? जितने सांसद निलंबित किए गए उनमें से सारे के सारे ओबीसी और एसटी/एससी के सांसद थे, उनके प्रतिनिधित्व को आपने नकार दिया। ये ऐसा हो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा इस देश को। और ये जो न्याय यात्रा निकलेगी ये स्थापित करेगी कि लोगों के बीच लोगों के समुदाय को, लोगों की जाति को किस तरह अपमानित किया जा रहा है पर्दे के पीछे से। नाम किसी और का ले लिया जाता है, कर कौन रहा है सबको पता होता है। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि गोदी मीडिया जिस तरह से दिन भर इंडिया इंडिया जप रहा है, छोटी छोटी खबरों को भी ला ला के सामने दे रहा है और अफवाहें फैला रहा है समाचारों की जगह, वो ये तय करता है कि बेचैनी का आलम बहुत ज्यादा है। और वहां से जो एजेंडा आ रहा है, जैसे ललन सिंह साहब कह रहे थे आज कि आप जो भाजपा के कार्यालय से छपवा के प्रोफार्मा लाओगे वो मैं पढ़ दूंगा, तब आपको संतुष्टि मिलेगी कि हमारे दल में कोई मतभेद नहीं है करके। इससे साफ जाहिर होता है कि इंडिया गठबंधन के सारे नेता जान चुके हैं कि भाजपा क्या करने जा रही है। इसलिए
और उनको यह भी पता है कि अकेले दम पर वो भाजपा को किसी भी राज्य में नहीं हरा पाएंगे। इसलिए ये डर और ये साहस दोनों मिलकर एक नई इमारत खड़ी कर रहा है। डर का जो गारा है वो साहस की ईंटों के साथ जुड़ रहा है, और डर और साहस की ईंट का ये जो गारा, जो इमारत बना रहा है, वो उस इमारत में मंदिर की इमारत छोटी हो रही है, संविधान की इमारत बड़ी हो रही है, और संविधान स्थापित होगा ये तय है। 2024 तक इस देश की जनता इतना जरूर जान जाएगी कि किसे वोट देना है और किसे बाहर करना है। राजीव जी बिल्कुल, 2024 सब सामने है और इसी अगले 2-3 महीने में चुनाव की घोषणा, और हो सकता है चुनाव की घोषणा पहले भी हो जाए और उसके बाद सामने सब कुछ होगा, रिजल्ट भी एक दिन आएगा हमारे सामने। लेकिन उससे पहले बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों पर हम चर्चा हमेशा करते रहेंगे जैसे आज कर रहे हैं। और सवाल यही है कि 355 सीटों से जो ये यात्रा गुजर रही है वो यात्रा कितना प्रभावी होगी, इस यात्रा से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को या कांग्रेस पार्टी को, या क्या फ़ायदा या नुकसान होगा बीजेपी को जो सामने है या एनडीए को। इन दोनों कुनबों को, दोनों आमने सामने जो दोनों दल हैं, दोनों कुनबा है, खासकर गठबंधन है, इसको क्या फायदा क्या नुकसान, इसकी चर्चा जरूरी है क्योंकि सबकी निगाहें उत्तर भारत में टिकी हुई हैं। दक्षिण भारत से बीजेपी का सूपड़ा साफ होने की खबर तो लगातार, और बीजेपी के जो उनके जो एजेंसी हैं जो ओपिनियन पोल्स देते हैं वो भी उनके लिए अच्छी खबर नहीं दे रहे हैं दक्षिण भारत से। लेकिन उत्तर भारत में क्या कुछ होने जा रहा है, और इसी उत्तर भारत में अयोध्या भी है। अयोध्या क्या एपी सेंटर बनने जा रहा है 2024 के चुनाव का? अयोध्या के दम पर क्या बीजेपी 2024 का चुनाव जीत जाएगी? नरेंद्र मोदी लाल किले तक पहुंच जाएंगे 15 अगस्त को, या सब कुछ बैकफुट पर दिखाई देने वाला है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, जरा क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ समझते हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आप इस पे? देखिए, इस मुद्दे को अगर हमें क्वेश्चन मार्क के साथ पूछना होगा या कहना होगा कि इंडिया क्या रोक देगा मोदी का रथ, तो हमको इन दोनों मुद्दों को थोड़ा सा तौलना होगा। राम मंदिर का मुद्दा अगर हम लें तो देखना यह होगा कि क्या राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा जंप दे सकता है भारतीय जनता पार्टी को कि वो संपूर्ण विपक्ष के भी ऊपर चला जाए। देखिए, पिछले चुनाव में जो 37% जो है वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का था, और उस समय जो था विपक्ष जो था वो पूरा का पूरा विभाजित था। ठीक है, पुलवामा वाला, बालाकोट का मामला और बहुत सारे जो हिंदू मुस्लिम वाले जो मुद्दे थे वो सारे के सारे इकट्ठे होते। अब राम मंदिर वाला जो मुद्दा है, अगर राम मंदिर का फायदा लेना है तो क्या इतना बड़ा जंप उसको, देखिए हालांकि ये बात है कि इन दोनों मुद्दों को तौलते समय हम इसको कोई क्वांटिफाइबल नहीं कर सकते, एग्जैक्टली कोई हम उसको वो नहीं कर सकते, लेकिन एक तौलना होगा हमें, एक थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करते हुए। तो उसको जो जंप भी चाहिए वो बहुत बड़ा जंप चाहिए। अगर इसमें कुछ जो भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है राम मंदिर की उत्सुकता से देख रहे हैं, तो राजीव जी आप इसमें जान लीजिए कि 30-32% तो वो लोग हैं कि जो आप राम मंदिर नहीं बनाते तो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि राम मंदिर आप बना रहे हैं इसलिए हम आपको वोट दे रहे हैं, नहीं, आप नहीं बनाते इसको तो भी कोई समस्या नहीं थी। पेट्रोल का दाम 100 नहीं, आप 200 कर दीजिए, 500 कर दीजिए, वो मोटरसाइकिल को खींचते हुए ले जाएंगे पेट्रोल पंप तक, लेकिन वो देंगे भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। अब जो स्विंग चाहिए, उसको जो स्विंग चाहिए वो इतना मेजर स्विंग चाहिए कि वो उस पुराने पूरे डेफिसिट को वो पूरा का पूरा खत्म कर सके। जहां तक इसकी बात है कि एक चिंता जो प्रकट होती नजर आ रही है कि क्या कांग्रेस जो है केवल अपने गठबंधन को ही फायदा उठाएगी, जिसको हम बहुत चालू मुहावरे में कहते हैं कि मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि कांग्रेस बहुत निश्चिंत है। उसे एक तो सबसे बड़ी जो ताकत है, उसे पता है कि आप विपक्षी गठबंधन उसके सहयोगी जितने हैं, आप जितने भी सीटें ले आइए, कांग्रेस जो है, मेरा ऐसा ख्याल है कि दक्षिण भारत से अपने आप इतनी सीटें ले आएगी वो कि आप सारे गठबंधन को अलग अलग उसके सहयोगियों को आप तौल लीजिए कि वो एनसीपी को कितनी आएंगी, अखिलेश को कितनी आएंगी, रालोद को कितनी आएंगी, ममता बनर्जी को कितनी आएंगी। इन सबके बीच भी कांग्रेस अपनी सीटें भी तो निकालेगी क्योंकि उसको बाकी सहयोगी गठबंधन का भी साथ मिलेगा। लेकिन दक्षिण भारत से ही कांग्रेस को इतनी सीटें आ सकती है कि इन सबके ऊपर ही रहेगी वो। इसलिए जो एक और दूसरी बात यह है कि जब आप गठबंधन को लेकर चल रहे हैं, आपके ऊपर नेतृत्व का भी भार है, तो उसमें आपको उदार तो होना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस, मुझे ऐसा लगता है कि इस बात के लिए तैयार है कि हमें अगर कुछ सीटें छोड़नी पड़े, कुछ इनको देनी पड़े विपक्षी गठबंधन को, तो जरूरी है।
वो रणनीतिक तौर पर भी जरूरी है, स्ट्रेटेजिकली भी वो करेक्ट स्टेप है कि आप बाकी लोगों को दीजिए थोड़ा सा। इनमें से कोई भी पक्ष इतना बलवान कभी नहीं बन सकता कि कांग्रेस के ऊपर जा सके, दोनों लिहाज से, सीटों के भी लिहाज से और नैतिक बल के हिसाब से। आखिर कौन इसमें छोटे छोटे जितने टुकड़ों में बटा, केवल एक आप पार्टी ऐसी जिसकी 2 राज्यों में सरकार है, आप कह सकते हैं, लेकिन क्या उसकी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि वो कांग्रेस के ऊपर चली जाएगी? मुझे नहीं लगता। इसलिए कांग्रेस निश्चिंत है, कांग्रेस जानती है कि नेतृत्व उसके हाथ में बना रहेगा। आप राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे के बराबर का कौन सा नेता कहीं पर भी है? आप बताइए मुझे, किसी भी गठबंधन में इतना बड़ा नेता नहीं है। जो व्यक्ति, मतलब मैं तो कहता हूं कि 6200 किलोमीटर इस बार और पिछले बार जो है लगभग 3200-3500 4000 किलोमीटर जो चले हैं राहुल गांधी, तो जैसे गावस्कर पहले 10,000 रन बनाने वाले हमारे जो एक वो थे, लगभग 10,000 किलोमीटर राहुल गांधी चल चुके हैं या चल लेंगे इस यात्रा को मिलाकर। तो इसका मुकाबला करने के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी दूसरा पार्टी जो है, बल्कि बाकी जो सहयोगी गठबंधन है वो जो है उस पर अवलंबित है, वो पूरी की पूरा आश्रित है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस निश्चिंत है, उसे पता है कि इसकी कितनी बड़ी ताकत बन चुकी है। अभी तो हमने केवल एक भारत जोड़ो केवल यात्रा का पार्ट 1 ही देखा है। इसका सीक्वल जब चालू होगा 14 तारीख से, तो उसके बाद कांग्रेस की ताकत का एक अंदाजा लगाया जा सकता है, पूरे टर्म को डिक्टेट करेगी वो। तो आने, इसलिए मुझे लगता है कि जो हमको इस बात की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, शायद कांग्रेस के पास भी उतनी चिंता नहीं होगी कि गठबंधन कितनी सीटें ले जाएंगे। गठबंधन का कोई भी दल मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के ऊपर जा सकेगा। दूसरी ओर राम मंदिर वाली अगर हम बात करें, तो जैसा मुझे लगता है कि राम मंदिर का मुद्दा जिस समय अभी लग रहा है 22 तारीख के समय, लेकिन जब तक 30 मार्च को जब खत्म होगी राहुल गांधी की यात्रा, उस समय तौला जाएगा एक बार नए सिरे से कि किसका कितना प्रभाव पड़ा है। लेकिन उतना बहुत बड़ा उसको गैप पूरा करना है भारतीय जनता पार्टी को, और तब तक लोग और समझ चुके रहेंगे। इस बीच और विमर्श आगे और बढ़ेगा, जातिगत जनगणना का है, बेरोजगारी का है, और अब इस बार जो विषय है वो तो कोई भावनात्मक इशू कांग्रेस का वैसा नहीं है कि मोहब्बत और नफरत के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है। अब तो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जो सारी जनता इंतजार कर रही है कि आने वाली सरकार जिसकी बनेगी वो हमें कितना न्याय दे सकेगी, कितने आर्थिक मुद्दों पर हमारी मदद कर सके। उस मामले में कांग्रेस जो है स्कोर वर्क कर जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। और राम मंदिर का मामला एक सीमा तक हो सकता है कि कुछ राज्यों में काम करे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कोई इम्पैक्ट डालेगी। कम से कम सामाजिक न्याय से बड़ा मुद्दा वो अब नहीं होने जा रहा है, क्योंकि 2 बार आप मोदी जो है भावनात्मक इशू पे 2 बार सरकार बना चुके हैं। तीसरी बार के पहले मतदाता सावधान है। राजीव जी। जी बिल्कुल, तीसरी बार मतदाता सावधान है, क्या ऐसा है? और सबसे बड़ी बात, क्योंकि अब मोदी जी की राजनीति राम मंदिर के इर्द गिर्द ही घूम रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और मीडिया में जिस ढंग से 2 बातें अमलेंदु उपाध्याय जी आ रही हैं, एक राम मंदिर और दूसरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन में फूट डलवाने की कोशिश करो। इसके अलावा आप तीसरी खबर नहीं देख रहे होंगे, और शायद आने वाले समय में हम इन्हीं दोनों खबरों को ही देखेंगे। और ऐसे में राम मंदिर कितना बड़ा कहें तो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, और क्या 92 से लेकर अभी तक के राम मंदिर के मुद्दे और खासकर अब का जो राम मंदिर का मुद्दा है उसमें कोई फर्क है? आपका नजरिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उस दौर को भी आपने बहुत नजदीक से देखा है। राजीव जी, मैंने अडवाणी जी की रथ यात्रा को भी देखा है, कैसे शुरू हुई और किस तरीके से वो विनाश के गहरे दाग जो है वो छोड़ती चली गई। तो मैंने राजनीतिक तौर पे मैं बालिग हो गया था इन चीज़ों को सब समझने के लिए, तो मैंने वो दौर भी देखा है। और मैंने ये भी देखा है कि किस तरीके से राम मंदिर का आंदोलन चलाने वाले विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, मुरली मनोहर जोशी और सबके पितामह लालकृष्ण आडवाणी, उनका क्या हश्र हुआ है राजनीति में। तो मोदी जी अगर उस रास्ते पे जा रहे हैं, राम मंदिर को एक जरिया का चुनाव में जाना चाहते हैं, तो मेरा अपना मानना है एक हिंदू होने के नाते और एक आस्थावान हिंदू होने के नाते कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम न्याय करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम किसी भी तरीके का कोई फायदा नहीं देंगे। इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने सबके साथ न्याय किया, उस तरीके से ही न्याय करेंगे। तो ये कुल मिलाकर राजीव जी आस्था की बात है। अब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको राजनीतिक मुद्दा बना के कितना आगे जाना चाहती है और क्या कर सकती है। मुझे लगता है राजीव जी कि ये भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से राम मंदिर को लेकर के अभी तक वो कोई भी चीज नहीं कर पाई जो आडवाणी जी की रथ यात्रा के दौरान जिस तरीके से उन्माद पैदा किया गया था, वो उस तरीके का उन्माद फिलहाल नहीं है।
दूसरी बात यह है कि जिन राज्यों में उसको इसका लाभ लेना था वहां ऑलरेडी आप जो है 100% है, तो इससे ज्यादा आप कहां जाएंगे, तो इसका लाभ लेंगे आप कहां मिला करके। असल में दिक्कत क्या है राजीव जी, ये इसके जरिए ये बताना चाहते हैं, ये विपक्ष को जो फांसना चाहते हैं। आप बताइए, लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता नहीं जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है आप घर रहिए, मुरली मनोहर जोशी से कहा जा रहा है आप घर रहिए, जो राम मंदिर आंदोलन को चलाने वाले थे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जा रहा है और सोनिया गांधी को जा रहा है कि आप आइए। मुझे लगता है कि कांग्रेस कह दे चंपत राय जी को कि हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे जी आने के लिए तैयार है उसकी प्राण प्रतिष्ठा में, लेकिन शर्त ये कि गर्भगृह में जो है मूर्ति स्थापित जो है वो प्राण प्रतिष्ठा खड़गे जी करेंगे, इस शर्त पे हम आएंगे। चंपत राय जी तैयार है, राम मंदिर ट्रस्ट तैयार है, जब बता दें मालूम पड़ जाएगा आप कितने बड़े हिंदू हैं और कितने आप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले हैं और कितने आप मनुस्मृति को मानने वाले हैं, सारी चीजें मालूम पड़ जाएंगी। यानी जिस आधार पे आप संसद के उद्घाटन के समय आप राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं, संसद की आप नींव रखते हैं, आप उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति को नहीं बुलाते हैं, जिस आधार पे, उसी आधार पे आप खड़गे जी को न्योता तो भेज रहे हैं, लेकिन आप गर्भगृह तक नहीं ले जाएंगे, ये बात पक्की है राजीव। तो मुझे लगता है कांग्रेस कह दे कि हाँ बिल्कुल गर्भगृह में जाकर के प्राण प्रतिष्ठा खड़गे जी ही करेंगे, आप होइए तैयार, तो नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर राजीव मेरा कहने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है उसके भारतीय जनता पार्टी की चीजें नहीं है, और जिन मुद्दों को जिन मसलों को लेकर के राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। वो सिर्फ राम मंदिर के जरिए जो है वो उन्माद पैदा करना चाहती है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जैसा आपने भी कहा कि अब जो खबरें जो दो ही तरीके की आ रही है, या तो इंडिया गठबंधन में कोई फूट पैदा हो गई है या फिर जो है वो राम मंदिर है, तो राम मंदिर की तो बात हो गई। अब जो इंडिया गठबंधन में फूट पैदा करने की कोशिशें जो बताई जा रही है राजीव जी, मुझे लगता है कि देखिए आज पिछले 3-4 दिन से जिस तरीके से जनता दल यू को लेकर खबर, तो आप देखिए किस तरीके से सबकी प्लेट्स जो थी वो बदल गई कि अब वो सही हो गए। मतलब पहले बता रहे थे कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, वो जा रहे हैं एनडीए में शामिल होने के लिए, अब बता रहे हैं कि वो हमारी बात सही हो गई और हमने जो कहा था कि नीतीश कुमार जो है वो उसमें नहीं जा रहे हैं एनडीए में। अब चलाया जा रहा है गिरिराज सिंह का बयान, ब्रेकिंग खबर चलाई जा रही है गिरिराज सिंह की, साहब उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुछ दिन के मुख्यमंत्री हैं। अरे भाई तो है कुछ दिन के मुख्यमंत्री, वो जाने कहा मैंने, आपकी परेशान है, आप अपना सवालिए कि आप बिहार में क्या करने जा रहे हैं, आपका बिहार में क्या होने जा रहा है, आप अपना देखिए। नीतीश कुमार अपना सवाल लेंगे जो भी कुछ है, तो नीतीश कुमार की चिंता जो गिरिराज सिंह को क्यों होनी चाहिए, या मोदी जी को, या सुशील मोदी को, या भारतीय जनता पार्टी के किसी व्यक्ति को नीतीश कुमार की चिंता क्यों होनी चाहिए। नीतीश कुमार की चिंता या ललन सिंह की चिंता जदयू करेगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो उनका सहयोगी आरजेडी करेगा, और महागठबंधन बिहार का वो करेगा या इंडिया गठबंधन करेगा, उनकी चिंता। भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की इतनी चिंता क्यों होनी चाहिए। तो राजीव जी इस तरीके की चीजें सब चलाई जाएंगी। अब दिन में राजीव जी एक बयान आया उनका संजय राउत का, उन्होंने कहा कि भाई हम यहाँ 23 सीटें जो है हम लड़ते रहे थे और हमारे सबसे ज्यादा हमने 70 सीटें जीती, तो हम 23 पे हमारा दावा, तो हर कोई अपना दावा करेगा जिसका भी है। लेकिन जो सीट शेयरिंग है वो तो उसके लिए कमेटियां बन चुकी है, उनके अंदर बात होगी। संजय राउत ने साथ साथ ये भी कहा कि हमारी केंद्रीय नेतृत्व से बात हो रही है, वहां कमेटी बनी है, वहां सारी बातें होंगी, केंद्रीय नेतृत्व तो बात करेगा इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग किस तरीके से होनी है। अब उसको हवाचत बनाने की कोशिश की गई, संजय राउत ने दावा ठोक दिया है, ममता बनर्जी ने दावा ठोक दिया है, अखिलेश यादव ने दावा ठोक दिया है कि जब तक चुनाव हो नहीं जाएगा राजीव जी, तब तक ये जो है मीडिया जो है ये इस तरीके के दावे ठोकता ही रहेगा, जब तक ये खुद मीडिया धराशायी नहीं हो जाएगा। और तब तक इस तरीके के सर्वे और ओपिनियन पोल ये भी सब आते रहेंगे जब तक कि वो सारे ध्वस्त नहीं हो जाएंगे। कुल मिला के मेरा कहने का मकसद ये राजीव जी कि इंडिया गठबंधन के पास मुद्दों की भरमार है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का जो रोड मैप तैयार हुआ, मुझे लगता है वो काफी सोच समझ के और काफी ज्यादा उस पर काम करके, अंदरूनी तौर पर उस पर काम करके, और ये दूसरी बात यह कि ये भनक जो थी बाहर किसी को लगने भी नहीं पाई कि रूट हो गया। यानी जो हमारे सोशल मीडिया के भी जो धुरंधर समझे जाते हैं और बड़े कांग्रेस के नजदीकी समझे जाते हैं, वो सब भी चला रहे थे कि क्या साहब कहां से शुरू होगी, अरुणाचल से शुरू होगी और कब शुरू होगी, उन्होंने सब बताना शुरू कर दिया था, तो वो भी सब फेल हो गए। यानी अंदरूनी तौर पे कांग्रेस का जो काम करने का तरीका है वो कुछ बदल गया। अंदर की सूचनाएं बाहर तब आती है जब जयराम रमेश या केसी वेणुगोपाल जो है आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम है, तब जाकर सामने आती है। तो ये तब इसका मतलब ये भी समझ रहे हैं कि गठबंधन और कांग्रेस भी समझ रही है कि इस मीडिया आप बताएंगे तो ये उस अर्थ का अनर्थ जरूर करेगा, तो इसलिए वो पहले इनको अर्थ का अनर्थ करने देते हो, फिर आकर के वो असली अर्थ जो है वो आके समझा देते हैं कि असली अर्थ ये है। तो मुझे लगता है राजीव जी इन सारी चीजों पे आगे बातें चलती रहेंगी। राहुल गांधी ने जो अपना रोड मैप तैयार किया है, जाहिर सी बात है कि उसमें 355 सीटें हैं, जिसमें से 242 या 240 जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इन सीटों को अगर राहुल गांधी ने लक्ष्य किया है और इन पे अगर राहुल गांधी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं।
वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम करवाने के लिए ही जा रहे हैं। बिल्कुल। और सीटें कम होंगी, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है। तो इसीलिए अब जो हमले हैं, मुझे लगता है कि अब हमलों का केंद्र जो है, अब वो फिर राहुल गांधी होने वाले हैं 4-5 दिन के बाद ही। मुझे लगता है कि जनवरी के पहले सप्ताह से अब हम लोग का केंद्र फिर राहुल गांधी होंगे, उनके ऊपर हमले शुरू होंगे। और हो सकता है कि जैसा कि शशि थरूर का ट्वीट है आज, उन्होंने कहा कि भाई राम मंदिर के बाद अबू धाबी का जो मंदिर होना, उसके बाद तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है कि इनको लगे कि राम मंदिर काम नहीं कर रहा है, चूंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का है और 14 जनवरी को शुरू हो रही है भारत न्याय यात्रा, और 22 जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ आएगी। तो यानी कि जब आपका उफान पे होगा, उसके बाद वो आएगी, तो आपके ऊपर मिट्टी डालने का काम वो भारत न्याय यात्रा निश्चित तौर पर करेगी। और मेरा राजीव जी अपना मानना यह है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे, आर्थिक न्याय के मुद्दे और राजनीतिक न्याय के मुद्दे किसी भी मंदिर में भारी है। आदमी को पहले रोजी रोटी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चाहिए। मंदिर एक आस्था का सवाल है। हम में से कितने लोग हैं जो रोज मंदिर जाते हैं? मैं ब्राह्मण होकर कभी मंदिर नहीं जाता हूँ, रोज घर में ही पूजा कर लेता हूँ। तमाम लोग घर में ही पूजा कर लेते हैं। तो मंदिर जाना मेरी अपनी आस्था का विषय, मैं क्यों किसी को पता करके जाऊंगा साहब मुझे मंदिर जाना है? अगर मैं दूसरी बात की तमाम तरीके मंदिर जाने के, पूजा करने के, तो ये सब अपने व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मेरा अपने आस्था का विषय है कि मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करनी हो, कैसे करनी है तो मैं जानूंगा। इसके लिए मुझे मोदी जी थोड़ी बताएंगे पूजा कैसे करनी है, बल्कि मोदी जी की पूजा मैं करवा दूं चला करके कि किस तरीके से आप पूजा करनी है, गलत तरीके से आप जाकर के बैठते हैं, मैं ठीक करा दूंगा। तो सब मिलाकर के राजीव ये है कि आस्था का प्रश्न है। मुझे लगता है कि आस्था की बातों को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम शुरू से राजनीति का मुद्दा रहे हैं। उनकी आस्था ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम में थी और ना हिंदू धर्म में। राजीव ना आस्था थी, ना हिंदू धर्म में है, ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम में है। आस्था का प्रश्न, और इस आस्था के दम पर राजनीति करने की कोशिश, और इस राजनीति में क्या बीजेपी उलझती जा रही है, यह भी समझना जरूरी है। क्या लगता है मीनू जी, यहाँ एक उलझन है बीजेपी के अंदर खाने? किस आस्था को लेके? मंदिर को? आस्था नहीं, मंदिर की राजनीति को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी जो कह रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अंदर खाने कह रहे हैं। अब उस रथ को ले जाने वाले, उनको रोक दिया गया, आप मत जाइए, आपकी उम्र हो गई है। लेकिन मनमोहन सिंह को आप बुला रहे हैं, देवेगौड़ा को बुला रहे हैं, सोनिया गांधी को बुला रहे हैं, और ये नहीं जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि देखो 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 इनकी आस्था कहां चली गई, ये नहीं आ रहे हैं। तो ये जो बातें हैं, ये आस्था की उलझन या आस्था का जो जाल बुनने की कोशिश, उसमें खुद उलझती हुई बीजेपी नहीं दिखाई देती। राजीव जी, बात हो रही है आस्था की, हिंदू आस्था की बात हो रही है, और हिंदू कर्मकांड की बात हो रही है। मोदी जी बड़े कर्मकांड के साथ, ऐसे ऐसे कर्मकांड जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। काले कपड़े पहन के आचमन कर रहे हैं, गंगा स्नान हो रहा है, काले कपड़े, इस नए नए तरीके के उन्होंने हिंदू कर्मकांड आयोजित कर दिए हैं। लेकिन जो इस वक्त जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें एक सुब्रमण्यम स्वामी बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, और अभी अमलेंदु जी भी कह रहे हैं कि मैं गलती निकाल दूं। तो उसमें गलती सबसे बड़ी ये है कि एक विवाहित भगवान है राम, उनका स्त्री के साथ पूजन किया जाता है उनकी, और जय सिया राम, सीताराम बोला जाता है। वहां पे उस प्राण प्रतिष्ठा में 3 व्यक्ति ऐसे होंगे, पुजारी तो पता नहीं विवाहित है या नहीं है, 3 व्यक्ति ऐसे होंगे कि जो जिनका विवाह नाम की संस्था से लेना देना नहीं है। एक का था भी तो उसने छोड़ रखी है अपनी पत्नी को बगैर वजह बताए, उसमें कोई लीगल कुछ सेपरेशन नहीं हो रखा है। तो वहां पे, और जो ये तीनों व्यक्ति हैं, इनका जो स्टेटस है, हरियाणा में एक बड़ा शब्द है उसके लिए, बड़ा दर्शक लोग जानते होंगे कि हरियाणा में क्या कहते हैं इन तीनों, इस कैटेगरी के तीनों पुरुषों को। तो अगर वहां पे जरूरी होता है कि स्त्री कहा जा रहा है, जो रिचुअल्स है हिंदुइज्म के, जो हिंदू धर्म के जो रिचुअल्स है, वो ये बताते हैं कि इस तरह की पूजा, प्राण प्रतिष्ठाएं स्त्री के बिना पूर्ण नहीं होती। तो वहां पे सुब्रमण्यम स्वामी उन्हीं की पार्टी के, वो उन्होंने बहुत बड़े जोर शोर से 3 दिन से मुहिम चलाई हुई है कि इसको रोका जाना चाहिए। रुकेगा तो खैर कौन, लेकिन मोदी जी जो हैं, जो कि वो जो पॉलिटिक्स में भी उन्होंने धज्जियां उड़ा रखी है परंपराओं की, और जो ट्रेडिशंस होती है उसकी, वो अब हिंदू धर्म की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जो इस देश की जो धर्म प्राण जनता है, वो जरा सी बात पे कि सीधे हाथ से रंग चूनी चढ़ाया, राहुल गांधी जूते पहन के खाना क्यों खा रहे हैं, रसोई में क्यों बैठे हैं, इस तरीके की जो धार्मिक शुचिता वाली जनता है, वो ये सवाल नहीं उठा रही है इसमें कि भाई ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये पूरे रिचुअल्स के साथ होनी चाहिए, और जो पंडित जी हैं वो भी अपना आराम से करवा रहे हैं। तो ये चीजें, जो ये सुविधा का धर्म है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे। अगर आप हिंदू धर्म पे ही उतर के आ रहे हैं तो फिर उतरिए उस पे,
बैठे शंकराचार्य, सवाल उठाएं कि ये धर्म के विपरीत जा रहे हैं आप। भाई जब आप, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इसमें जरूरी है या नहीं है, या मैं इस रिचुअल में विश्वास करती हूं, मैं नहीं करती हूं। मैं हिंदू धर्म की जो रिचुअल्स है उनके अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाह रहे हैं, और जो आप बने हैं सबसे ज्यादा बड़े लंबरदार और आप कस्टोडियन बनते हैं हिंदू धर्म के, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसका वर्बेटिम पालन करें जो शास्त्रों में लिखा है। तो आप इसमें देखते हैं शंकराचार्य और या सुब्रमण्यम स्वामी मुहिम कहां तक ले जाते हैं। जाए सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में, बात बात में जाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में, रुकवाएं इस प्राण प्रतिष्ठा को कि इसमें स्त्री का होना जरूरी है, उनकी जो उसको हेड कर रहे हैं, जो जजमान बन रहे हैं वहां पे। तो लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि गुड्डी उड़ रही है मोदी जी की, पतंग उड़ रही है उनकी, तो इसलिए किसी की हिम्मत नहीं है कोई बोल दे। सुब्रमण्यम स्वामी की भी हिम्मत नहीं है, खाली ट्विटर पे ट्वीट करके रह जाते हैं वो भी। तो ये चीज है। अब आप जो आपने बताया कि भाई ये आस्था जिताएगी या नहीं जिताएगी, अभी सब मेरे से साथ पैनलिस्टों ने सभी ने यही विश्लेषण बताया है कि इसी आस्था के जरिए उन्हें 37% से आगे नहीं मिला वोट, और सामने इंडिया गठबंधन इस बार तैयार हो रहा है, जो कि पिछले 2 चुनावों में नहीं था ना। 2014 में तो सवाल ही नहीं था, और 2019 में भी कुछ नहीं कर पाए इंडिया गठबंधन वाले। उनको लगता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनको इस देश की जनता के धर्मनिरपेक्ष क्रेडेंशियल्स पे विश्वास था असल में, जो इंडिया गठबंधन में अब जुड़े हुए दल हैं। लेकिन इस वक्त इंडिया गठबंधन सामने, और क्योंकि इंडिया गठबंधन को जिस तरीके से, इंडिया गठबंधन क्या कहे कि विपक्ष को जिस तरीके से नेस्तनाबूद करने की इस सत्ता के द्वारा कोशिश हो रही है लगातार, और किया भी जा रहा है। ईडी, आईटी, अभी नया पेगासस का नया खुलासा और हुआ है। तो वो चीजें उनको समझ में आ रहा है कि अब हमें एक होने में ही फायदा है, और अगर नहीं हुए एक तो फिर लटका दिए जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे। कांग्रेस का अस्तित्व तो शायद थोड़ा बहुत बच भी जाए, जो बाकी के छोटे मोटे तो खत्म हो जाएंगे। तो सबको अब इकट्ठा होना पड़ेगा, और चुनौती बहुत जबरदस्त मिलेगी। 37% देता रहे वोट, और जो देगा, पहले भी दिया उन्होंने, और उसमें देखिए 37 में भी फ्लोटिंग था वोट परसेंटेज, ऐसा नहीं था कि सारे वो ही थे। 37% में वो भी थे जो पुलवामा अटैक से प्रभावित होकर आए थे, बालाकोट के अटैक से प्रभावित होकर देशभक्ति का जो उबाल उठा था, उसकी वजह से उन्होंने वोट दिया था। तो वो सारा उबाल इस वक्त गायब है। अभी नया उबाल कोई पैदा कर दिया जाए तो बात अलग है, लेकिन अब क्या है, जनता समझने लगी है। वो पहले से ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं सब लोग कि इस बार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर सच में भी अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो लोग मानेंगे नहीं कि ये सच में कुछ हो गया है ऐसा, जो कि वोटों को भाजपा की तरफ सरकाएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि नया उबाल अगर सच में कुछ आ गया, वो जो कहानी है भेड़िया आया और एक दिन सचमुच आ जाता है, और लोग कहते हैं कि नहीं ये झूठी खबर है, तो ये क्या ऐसे ही होने जा रहा है। लेकिन क्या कुछ हो सकता है? प्रशांत टंडन जी, ज़रा इस बात को आप, मुझे याद आता है कि इंटरव्यू जो अपने यहाँ हम लोगों ने, आपने लिया था सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने राम मंदिर को लेकर के अपनी बात कही थी। राम मंदिर के समय क्या कुछ हो सकता है, ये बात भी उन्होंने कही थी। और इसके अलावा और कुछ प्रेडिक्शन नहीं है। एक बातें बार बार आती हैं जिसका जिक्र थोड़ी बहुत भाजपा के लोग कर लेते हैं, कुछ एक लोग जो प्रेडिक्ट करते हैं, कयास लगाते हैं कि पीओके के ऊपर हमला करके और उसको लिया जा सकता है, तो वो संभावना भी बहुत कम दिखाई देती है। और ऐसा उबाल कहीं दिखाई तो नहीं देता। आस्था के नाम पर चुनाव लड़के आप उसमें जीत जाएं, जबकि बीनू जी सही कह रही हैं कि 2014 की बात अलग थी, 2019 की बात अलग थी, और ये 2024 है। क्या सिर्फ मंदिर मुद्दा उठा के आप चुनाव जीत सकते हैं? और अगर यहां पर एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं, उसके साथ भी क्वेश्चन है, मेरे अंतर्मन में क्वेश्चन उठ रहा है, तो फिर तो चुनाव बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। क्या प्रशांत जी? राजीव जी, चुनाव बीजेपी राम मंदिर पर लड़ना चाह रही है। चुनाव राम मंदिर में होगा कि नहीं होगा, ये बीजेपी नहीं तय करेगी। चुनाव में अडानी मुद्दा है। अभी मीनू जी ने पेगासस का जिक्र किया, पेगासस अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, और जिस पत्रकार ने अडानी के बारे में क्वेश्चन पूछा, 24 घंटे के अंदर
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इन्वेस्टिगेट करके बता दिया कि 24 घंटे के अंदर उसके मोबाइल पर पेगासस का अटैक आ गया। जी, पेगासस बनाने वाली इजरायली कंपनी कह चुकी है कि वो सिर्फ राज्यों सरकारों को देती है। जाहिर सी बात है कि वो अडानी ने नहीं किया होगा, वो किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं किया होगा, अगर ये बात सच है। और ये वॉशिंगटन पोस्ट में छपी रिपोर्ट बता रहा हूं आपको मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये है राजीव जी कि चुनाव में मुद्दा रोजगार है, मुद्दा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, एमएसपी है किसानों का, किसानों से जुड़े हुए तमाम अन्य मसले हैं, आरक्षण के सवाल हैं, सामाजिक न्याय के सवाल हैं, महंगाई का सवाल है। ये सारे सवाल हैं जो चुनाव में आएंगे। बीजेपी इनमें नहीं आएगी, बात अलग है। और उसमें सबसे बड़ा सवाल होगा जातिवाद जनगणना का। मैं एक उदाहरण केवल राजीव जी देता हूँ आपको, सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ, तो आपको अंदाज लगेगा कि क्या मुद्दे आ सकते हैं। मैं सेंट्रल पे कमीशन की 2015 की रिपोर्ट के हिसाब से कह रहा हूँ कि 52 लाख सरकारी कर्मचारी हुआ करते देश में 2015 में। अब मोदी साहब के राज्यकाल में ये 52 लाख से घटकर 40 लाख हो गए, यानी 11 लाख कम हो गए। 12 लाख उसमें भी जी जी हाँ 11 लाख से ऊपर कम हो गए। और उसमें भी 31 लाख ही वैकेंसी भर पाई हैं। अब ये वैकेंसी अगर भरी जाती तो कितने लाखों की संख्या में SC, ST, OBC के कैंडिडेट रोजगारों में आते। उत्तर प्रदेश को इसका बड़ा हिस्सा होता। ये सवाल उठेंगे कि वैकेंसियां क्यों कम हुई, और वैकेंसी कम होने के बाद भी भरी नहीं जा रही हैं। जी, ये सामाजिक न्याय का तकाजा है। क्या ये नौकरियां राम मंदिर से मिल जाएंगी? अभी जिनके घरों में बुलडोजर चल रहे हैं लखनऊ में, वो महिलाओं के चल रहा है वीडियो, वो कह रहे हैं कि आप राम भक्त हो, हमारे घरों पे बुलडोजर चला दिया आपने। ये सवाल है राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सवालों जी। पे चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी अपना चुनाव राम मंदिर पे कर रही है। जी, बीजेपी अपना चुनाव राम मंदिर पे ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या इस देश की जनता राम मंदिर के नाम पर वोट देने जाएगी बीजेपी को? यह बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। लेकिन साथ साथ निगाहें तो ईवीएम पर भी टिकी होंगी, और अब ईवीएम तो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। इसकी चर्चा ना करें तो हमारी चर्चा जो है वो कहीं ना कहीं अधूरी दिखती है। सुनील शुक्ला जी, ईवीएम को लेकर भी कई सारे खुलासे हो रहे हैं, और फर्स्ट वीक में सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर चर्चा होनी है, सुनवाई होनी है, और ये जागरूकता भी ज़रूरी है। 3 अलग अलग मसले हैं। एक ईवीएम है मामला, दूसरा मामला है कि वोटर लिस्ट से नाम को ही गायब कर देना, और तीसरा है कि अगर नाम है भी तो एक परिवार के 3 लोग हैं तो तीनों को 3 अलग अलग एरिया में ऐसे फेंक दो कि उसमें से जाए ही नहीं वोट देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईवीएम के भरोसे ही सत्तारूढ़ दल है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनको सामने लाना, उजागर करना, उसको ट्रांसपेरेंट बनाना जरूरी हमारा, आपका, हम सबका काम है। इस देश की एक एक जनता का, एक एक वोटर का काम है। इसलिए भी यहां ये चर्चा हम कर रहे हैं। जरा आपसे ये भी समझो, राम मंदिर के इर्द गिर्द और मुद्दों की बात, एक तरफ राहुल गांधी जिन तमाम मुद्दों को लेके आ रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। देख लीजिए, एक तरफ मंदिर, एक तरफ न्याय। कितना अगर देखें तो 2 ध्रुव है बिल्कुल, एक नॉर्थ पोल तो दूसरा साउथ पोल। कहां न्याय, कहां मंदिर? न्याय में अगर देखिए तो फिर कोरोना का काल याद आता है, जहां आपके पास हॉस्पिटल की कमी थी, जहां एम्बुलेंस की कमी थी, जहां हॉस्पिटल में है तो बेड की कमी थी, जहां डॉक्टर्स की कमी थी, दवाइयों की कमी थी, और अगर मर गए
तो जलाने और दफनाने की जगह की कमी थी, ये सब था। वो न्याय में ये सब कुछ आता है, जीवन से लेकर मरण तक। लेकिन दूसरी तरफ उसी जीवन और मरण के बीच में एक और भी पहलू है जो आस्था का पहलू है, जिसके दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश। लेकिन चूंकि एक लंबा वक्त गुजर चुका है इसी राम मंदिर के नाम पर और राजनीति करते हुए बीजेपी यहां कितनी परिपक्व दिखाई देती है, आपको जरा ये भी मुझे बताइए, क्योंकि उसी उत्तर प्रदेश से आप हैं और बहुत नजदीक से देख रहे हैं तमाम पहलुओं को। और दूसरी बात यहां पे ये है कि इस पर न्याय कितना हावी हो सकता है। अगर न्याय हावी होगा तो जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं वो बात सही है कि बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन ये चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर होगा नहीं होगा यह देखना दिलचस्प होगा। सुनील शुक्ला जी। नहीं, आस्था के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी अपनी विफलताओं को छिपाने का प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारें इस तरह के मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती हैं। सरकारें बताती है कि हमने ये काम किया है, हमने जनहित में लोगों के जीवन के में बदलाव के लिए हमने ये काम किए हैं, देश की तरक्की के लिए हमने ये किए हैं, अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए हमारा ये योगदान है, कृषि की स्थिति बेहतर करने के लिए हमने ये किया, औद्योगिक विकास के लिए हमारा योगदान यह है। इनकी बात करती है वो। आस्था और मंदिर इसकी बातें नहीं करती। मंदिर की बात करना सरकारों का काम नहीं है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम पर मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है, मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाएगी। इस न्याय यात्रा ने उसके सामने और चुनौती खड़ी कर दी है। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज जिन रास्तों से यह यात्रा गुजरेगी उन रास्तों में 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, अगर आप इनको देख लीजिए तो इनका अपने चरम पर है इन इलाकों में इनकी उपलब्धियां। यह न्याय यात्रा अगर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश में सफल रही, उन मुद्दों को लोगों के सामने लाने में सफल रही, तो इन इलाकों का जो नुकसान है उसकी भरपाई कहां से करेंगे आप? आपको अगर महाराष्ट्र में नुकसान हो, और उसके अलावा ये अब तो बीजेपी की स्थिति हुई, इधर तमिल, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों में इंडिया दल समूह की सरकारें हैं, और वो भी जो मजबूत स्थिति में है। बिहार में जो बीजेपी की सफलताएं थी वह एनडीए के, वह नीतीश कुमार के साथ थी। आज नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है। महाराष्ट्र में जो आपकी सफलताएं थी वह शिवसेना के साथ थी। आज उद्धव ठाकरे आपके साथ नहीं है। भले शिवसेना का नाम मिल गया हो शिंदे साहब को, लेकिन आम आदमी में तो उद्धव ठाकरे की अपील है, ये तथ्य है। और इसको बीजेपी स्वीकार भी करती है। इस तरह स्वीकार करती है कि अगर उसको अपनी लोकप्रियता और अपने जन समर्थन का इतना ही विश्वास होता तो जो महाराष्ट्र में पंचायती चुनाव या नगर निगमों के चुनाव लंबित पड़े हुए हैं कि पिछले कई महीनों से, उसको करा दिया गया होता कि चुनाव अगर आप उस इलाके में जाते हैं तो आपका और माहौल बनता वहां। लेकिन बीजेपी की सरकार जो शिंदे साहब के सौजन्य से चल रही है वह वहां चुनाव कराने की स्थिति में तो अभी भी नहीं आ पाए। गोया कि आप अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करते हैं कि शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी में आपकी कितनी ताकत है। तो महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप, कहां से करेंगे? और इस न्याय यात्रा उन मुद्दों को सामने लेकर के आएगी जिन मुद्दों का जवाब आपके पास नहीं है। अगर आप पिछले विधानसभा का चुनाव भी देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस हार गई। लेकिन राजस्थान के 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश के 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला है। और छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की तुलना में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिला है। विधानसभा के भी चुनाव इन तीनों राज्यों में मोदी जी के नाम पर ही लड़े गए। मोदी जी का चेहरा सामने था। भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है और कहती रही कोई नेता मेरा नहीं है, हम सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेंगे और मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के मन में एमपी, एमपी के मन में मोदी जी, ये उनकी चिट्ठी में भी लिखा हुआ। गोया कि मोदी जी के ही नाम पर वोट पड़े, लोगों ने मतदान किया। हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव में चूंकि मोदी जी के लिए ही वोट मांगा जाएगा तो थोड़ी स्थिति अलग हो जाए,
लेकिन इतना अमूल थोड़े परिवर्तन हो जाएगा कि अब 20 और 15 का अंतर आ जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की स्थिति एकदम नाजुक हो जाएगी, वो स्थिति नहीं होगी। तो इन राज्यों में ये सबसे बड़ी चुनौती है, जिन्हें भारत जोड़ो यात्रा जिन इलाकों से गुजरी थी वहां भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती नहीं थी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी पहले से हाशिए पे, कर्नाटक उनके पास था, वो उनके पास से चला गया। लेकिन ये जो न्याय यात्रा जहां से गुजर रही है वहां से भारतीय जनता पार्टी की 40 से 45% सीटें आती हैं लोकसभा में। और अगर यह न्याय यात्रा का असर इन इलाकों में सफल रहा तो इस नुकसान की भरपाई करेंगे कहां से? क्योंकि यही प्रभाव वाले क्षेत्र हैं जहां से न्याय यात्रा गुजर रही है, जहां आप सबसे सशक्त होने का दावा करते हैं। और आप कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के नाम पर आप चुनाव लड़ लेंगे। मंदिर की अपील, मंदिर का जो जितना डिविडेंड आपको मिलना था वो आपको मिल चुका है, आप ले चुके हैं। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि जो मुद्दे यह इंडिया दल समूह अपने न्याय यात्रा के माध्यम से उठा रहा है उसका जवाब आपके पास क्या है। अगर 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या घट करके 40 लाख हो गई तो 12 लाख क्यों नहीं भर्ती किए गए, क्यों नहीं इनको रोजगार का अवसर दिया गया? औद्योगिक विकास का कौन सा पैमाना है जिसकी वजह से आप बेरोजगारी को दूर कर पाएंगे? और 10 साल में आपने क्या किया? सवाल इस बात का है कि यह और इन इलाकों में सीधी सीधी चुनौती इंडिया दल समूह खड़ा कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का आधार भूमि है जी। इन्हीं इलाकों से आप अपनी ताकत को बटोरते हैं। और इन इलाकों में अगर इंडिया दल समूह ने मजबूत चुनौती खड़े करने का प्रयास कर रही है मुद्दों के आधार पर, और हमेशा मुझे लगता है कि जब मुद्दे हमेशा ज्यादा अपील करते हैं और सशक्तिकरण के नारे किसी भी भावनात्मक नारे की तुलना में ज्यादा उसका असर है। तो अगर इन इलाकों का जो नुकसान है उस नुकसान को कैसे भारतीय जनता पार्टी रोक पावे, समस्या इस बात का। और मुझे नहीं लगता कि आप अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा लोगों के सामने रख करके, उसको सामने रख करके आप अपनी विफलताओं को छुपा ले जाएंगे या उसका असर नहीं पड़ेगा। महंगाई से त्रस्त आदमी ईश्वर को नहीं याद करता, वो उस आदमी को याद करता है जो उसको राहत दे दे। भूखे व्यक्ति को भोजन चाहिए होता है, उसको ईश्वर की तस्वीर उसकी प्राथमिकता नहीं होती। उसे खाना कहाँ मिलेगा, अनाज कैसे मिल पाएगा? तो यह जो महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, अर्थव्यवस्था का सवाल है, सार्वजनिक संपत्तियों की बेचने का सवाल है, किसानों की बदहाली का सवाल है, किसानी का सवाल है, इन सवालों के जवाब आप कैसे लाएंगे? मणिपुर के महिलाओं के साथ जो घटनाएं हुई हैं उसका उत्तर आपके पास क्या है? उन जो महिला पहलवानों के साथ जो स्थितियां हुई उसका जवाब आप कैसे देंगे? और यह न्याय यात्रा इन सभी मुद्दों को लेकर सामने आएगी। वो इन इश्यूज को राम मंदिर के स्थापना के नाम पर खत्म नहीं होने देगी। सबसे बड़ा सवाल ये एक राजनीतिक एक पहल है कांग्रेस की और राहुल गांधी की। और निश्चित रूप से, और यही इलाके ऐसे हैं दक्षिण को छोड़कर उत्तरी इलाके में, उत्तर भारत में, पश्चिम में चाहे पूर्व में, जहां पे इंडिया दल समूह की भी मजबूत मौजूदगी है। और अगर इंडिया दल समूह इस न्याय यात्रा के साथ शामिल होकर के एक जनता से जुड़े हुए सवालों को लेकर लोगों के बीच में विश्वास कायम करने में सफल रही तो इसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं होगा। और निश्चित रूप से प्रशांत जी की बात से होगी कि बीजेपी भले अयोध्या के मसले पर चुनाव लड़ना चाहती हो लेकिन लोग नहीं लड़ने देंगे उसको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लोग नहीं लड़ने देंगे। रोटी कपड़ा मकान, ये कितना भारी पड़ने वाले हैं ये मुद्दे राम मंदिर के मुद्दे पे, ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। प्रमोद अग्रवाल जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा। और चूंकि आप ऐसी जगह से हैं छत्तीसगढ़ जहां ये यात्रा जाएगी, बगल में मध्य प्रदेश है और दूसरे साइड में राजस्थान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों से ये यात्रा गुजरेगी। आप भी बहुत नज़दीक से देखेंगे इस यात्रा को। क्या कुछ आप, और राजस्थान की 25 में से 24 सीटें बीजेपी के पास हैं, छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी के पास हैं और मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें, यानी कि पूरा का पूरा अब देखिए 99% जो सीटें हैं यहाँ पर बीजेपी के पास हैं। अब क्या परिस्थितियां दिखाई देती हैं आपको इस यात्रा के बाद? इंडिया गठबंधन को सिर्फ मीडिया द्वारा जो हाइप क्रिएट किया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जमीन पर भी रहना चाहिए। जहां तक मेरा मानना है, चुनाव भी खत्म हुआ है प्रदेश में। मैं आपको 2-3 घटनाएं बताता हूं। पहली बैठक होती है बीजेपी की और उसमें यह तय किया जाता है कि पिछले
5 सालों में या 10 सालों में जितने भी लोगों ने छत्तीसगढ़ में निर्दलीय या छोटी पार्टियों से चुनाव लड़ा है, उन सारे लोगों से संपर्क किया जाए और उन्हें बीजेपी में लाने का प्रयास किया जाए। ये ग्रास रूट का मामला है कि आप उन लोगों को भी अपने साथ मिलाना चाहते हो जिनके पास 200-400 वोट भी है। क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? क्या आपका जो गठबंधन है वो इस तरह की नीतियों पर भी काम कर रहा है? दूसरी बात यह है कि आदमी इतना नीडफुल है, उसको इतना नीडफुल बना दिया गया है इस देश में कि 80 करोड़ तो अनाज ही खा रहे हैं फ्री का। उसके बावजूद भी सरकार महंगाई को दूसरे तरीके से स्वीकार कर रही है। वो प्याज सस्ता बेचने की बात कर रही है और बहुत सारे वाहनों में प्याज लद के मार्केटों में खड़ा रहता है, उस पर बोर्ड मोदी जी का लगा रहता है कि प्याज सस्ता है। आज चावल और आटे के लिए भी 27 रुपए और 25 रुपए का रेट निर्धारित करके चावल और आटा बेचने का भी निर्णय लिया गया है। एक खबर यह भी आ रही है कि पेट्रोल और डीजल 10 रुपए तक सस्ता किया जा सकता है। तो जो नोटबंदी और कोरोना काल की जो विषमताएं थी, उसके कारण जो वर्ग टूटा था, उसका भी ख्याल कहीं ना कहीं से रखने की कोशिश की जा रही है। इन सब बातों को आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। आज हमारे छत्तीसगढ़ में अभी विभागों को वितरण की आपने खबर दिखाई। मुख्यमंत्री जी अपने गृह जिले के दौरे को छोड़ करके आए थे इस कागज पर साइन करने के लिए। मतलब निर्धारण उन्होंने नहीं किया है विभागों का, ऊपर से कोई कागज आया था, उसको साइन करना था, इसलिए उनको अपना दौरा छोड़ करके रायपुर आना पड़ा और उन्होंने आज ये जारी कर दिया। इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी व्यवस्था केंद्रीकृत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास चुनाव आयोग नाम का शकुनी है और शकुनी के पास ईवीएम जैसा पासा है जिसमें वो जो बोलते हैं वो अंक आता है। उसका सामना भी आपको करना है। मतलब आपको दो दलीय लड़ाई लड़नी है। एक तरफ आपको एक ऐसे सत्ता से लड़ना है जो तानाशाही और लोकशाही का मजाक बना रही है, और दूसरी तरफ एक ऐसी सत्ता है जो उसके अंतर्गत सारे शकुनी के पैसे फेंक रही है। इस बातों को बहुत ध्यान दिलाना पड़ेगा। हसदेव के मामले में भी मैं एक बात और कह देता हूं। मुख्यमंत्री जी ने बयान जारी किया है कि यहां पर यह किया हुआ कांग्रेस का है, तो आपने कांग्रेस की सारी नीतियां तो बदल दी, हसदेव को क्यों नहीं बदल देते? वो अगर कांग्रेस ने गलत किया है तो आपको सत्ता तो सरकार बनाने के लिए जनता ने इसीलिए सौंपी है कि कुछ आप अच्छा करें। आप हसदेव नहीं कर रहे हैं, बाकी सारा काम बंद कर दिया है उन्होंने कांग्रेस का किया हुआ। इसका मतलब साफ है। इस बात को आपको जनता तक पहुंचाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और क्या हो सकता था। जब तक आप इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो सिर्फ हवा हवा में नारेबाजी करने से और न्याय यात्रा निकालने से या गठबंधन को मजबूत दिखाने से ही जनता आपको वोट नहीं देगी। ग्रास रूट लेवल पर आपका जो कार्यकर्ता है वो कितना काम कर रहा है, इस बात को भी इस गठबंधन को ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपको इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करनी है तो सफलता देने वाला तैयार है, मांगने वाला चाहिए। मांगना आपको आना चाहिए। अगर आप मांग सकते हैं, असफलताओं को गिना सकते हैं, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। जी बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? राजीव जी, एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। हालांकि इस विषय पर एक लंबी चर्चा की आवश्यकता है। वो ये कि अक्सर बीजेपी की तरफ से या उनका जो समर्थित मीडिया है उनकी तरफ से ये बात आती है लाभार्थी योजना की, और लाभार्थी योजना जो है वो वोटों को स्विंग कर देगी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये एक ऐसा नैरेटिव है राजीव जी जो बड़ा तकलीफ देने वाला है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि गरीब आदमी का कोई ईमान नहीं होता है जी। वो मुफ्त का अनाज देकर वोट दिया आएगा, वो गुलाम है वो। ये बात बिल्कुल गलत है, सिरे से गलत है। पिछले चुनाव में बीजेपी के 50 सीटें कम हुई हैं 2017 से 2022 के चुनाव के बीच में। 2022 के चुनाव में उन 50 सीटों में अधिकांश सीटें बीजेपी ने वहां गंवाई हैं जो उत्तर प्रदेश के सबसे गरीब जिले हैं, और बीजेपी को बढ़त वहां से मिली है जो संपन्न जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के।
तो ये कहना कि मुफ्त का अनाज देकर और राशन में मोदी जी का फोटो देखकर लोग वोट दिलाएंगे, ये मेरे ख्याल से इस पर एक स्टडी कोई होनी चाहिए और तब इस पे जो है एक बात होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत धारणा है। हालांकि ये मैं मानता हूं कि जो मुफ्त अनाज की योजना है ये अपनी विफलताओं को ढकने के लिए और सरकार के खिलाफ बड़े प्रतिरोध को दबाने के लिए ये काम कर सकती है। हो सकता है कि ये काम कर रही हो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है प्रशांत जी कि अगर विपक्ष या जो भी चुनौती दे रहा है, जो भी दल दे रहा है चुनौती, जैसे हमने देखा इन 5 राज्यों के चुनाव में तेलंगाना में हमने कांग्रेस को वहां तीसरे नंबर से पहले नंबर पर आते हुए देखा। 6 महीने पहले तक कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी और वो पहले नंबर पर कैसे आई, तो वो जो चैलेंज देकर आई है कांग्रेस, जिस प्रकार लड़ के आई है, वो लड़ाई दिखाई दे रही है अब इंडिया गठबंधन। और शायद इसीलिए यहाँ विपक्ष के सामने बीजेपी जो है वो परेशान दिखाई दे रही है। तो और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, लाभार्थी योजना, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का एरिया है वहाँ सुपड़ा साफ हो गया था और वहाँ सबसे ज़्यादा उस 5 किलो अनाज के जो ग्राहक हैं, जो हितग्राही हैं, वो वहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसलिए भी उसके बाद भी अगर वो वोट दे जाकर के वोट समाजवादी पार्टी को दे के आए तो ये माना जा सकता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ आखिर ऐसा क्यों हुआ। और जो आप कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। बात सबसे बड़ी यहां यही है कि अगर आप फाइट देते हैं, आप बहुत चुनौती मुस्तैदी के साथ वहां पेश करते हैं तो आपकी जीत निश्चित है। साथ साथ ईवीएम पे भी ध्यान रखिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बटन दबाएंगे किसी और का जाएगा कहीं और, तो ये काम भी आपका ही है। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जीत आपको सुनिश्चित करनी है किसी भी हाल में। जब आप मैदान में होते हैं तो आपको जीतना होता है और जीतना आना चाहिए। सामने वाला अगर सब कुछ अपने कब्जे में कर रखा है तो उससे छीनने की कोशिश तो कीजिए ही, वरना ऐसे ही रह जाएंगे आप भी और हम भी। हम लोग चर्चा करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपका, प्रमोद अग्रवाल जी आपका, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में 2 और साथी जुड़े थे, सुनील शुक्ला जी और मीनू जैन जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बात ईवीएम पे आती है, ईवीएम से शुरू होती है, ईवीएम पे खत्म होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसके साथ क्या क्या घपले हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बदला जा सकता है। आप वोट दे के आए, वोटिंग मशीन में सब कुछ सही है, लेकिन स्ट्रांग रूम में जहां रखा जाता है, क्योंकि ये भी आया कि अगर